We discussed on shots, cameras, angles, lights, sound, color, and many more aspects of elements of this video. But one such element which I feel which is closely related to video and should and any discussion about on a video, film, or cinema without discussion on this element, I feel is incomplete, and that element is editing. And editing itself has its own history. From analog to digital, it has come along a long way, and it has improved dramatically. And being an important element of video, film, and cinema, I feel discussion on this without discussing on this element, any discussion on video, film, and cinema is incomplete. So to discuss on this element, today we are having a subject expert, Mr. P.K. Nigam, with us. And before I call up to sir to start up this session, I would like to give us introduction about him. Mr. Nigam is a prominent film editor at National Institute of Technical Teachers Training and Research, Bhopal. He has academic proficiencies as Master in Electronic Media and MPhil as Mass Communication. Sir has had a vast experience of about 33 years working with government sectors and government projects. He is well known for his skills in video, film, and non-linear editing. He is also involved in multi-camera studio operations, outdoor shooting teams, multi-camera video setups. Apart as film editor, I would like to emphasize over here. Apart from a film editor, he's also a good academia, involved in various training programs conducted by NITTTR Bhopal. Sir has also contributed his experience in the massive open online course productions, that is MOOCs. So I welcome Sir to start up with this session. And Sir, the platform is yours. A warm welcome to you, Sir. Okay, thank you, madam. वीडियो एडिटिंग, जैसा मैडम ने कहा कि इसका लंबा इतिहास रहा है। सबसे पहले ये कोट देखते हैं हर्बर्ट जेटल का, योर डिसीजन ऑफ व्हाट यू सी एंड व्हाट नॉट, व्हाट टू एम्फसाइज एंड व्हाट नॉट, एंड एग्जैक्टली हाउ टू पुट एवरीथिंग टुगेदर फॉर द स्क्रीन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय योर कम्युनिकेशन इंटेंट, द टारगेट ऑडियंस, द मीडियम रिक्वायरमेंट एंड बाय योर पर्सनल स्टाइल। ये जेटल काफी एक बड़े एकेडमिशियन रहे हैं मीडिया में। सबसे पहले बात करेंगे हम डिजिटल रिवॉल्यूशन की। जब पहले फिल्म एकदम अलग है, वीडियो एकदम अलग है, और डिजिटल चीजें कंप्यूटर वगैरह बिल्कुल शुरुआती अवस्था में अलग थी, क्योंकि जो फिल्म की रिक्वायरमेंट है दैट इज क्वालिटी, और क्वालिटी मीन्स बिगर फाइल साइज। बिगर फाइल साइज को शुरुआती कंप्यूटर्स हैंडल नहीं कर पाते थे, इसलिए फिल्म्स का, वीडियो का और डिजिटल मीडिया का फ्यूजन नहीं हो पाया। वो सब अलग अलग अपना करते रहे। वीडियो अपना अलग डेवलपमेंट करता रहा, फ्रॉम VHS टू यूमेटिक टू बीटाकैम, एक क्वालिटी वाइज जर्नी अलग चलती रही। कंप्यूटर अपना अलग डेवलपमेंट होता रहा। लेकिन बाद में जब कंप्यूटर प्रोसेसर्स काफ़ी पावरफुल हुए और एक फ्यूजन की रिक्वायरमेंट हुई कि भाई किस तरीके से हम अलग अलग फील्ड में जहाँ कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं, एजुकेशन में, मेडिसिन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, वैसे क्यों ना फिल्म एरियाज में भी इसका उपयोग किया जाए। डिजिटल रिवॉल्यूशन के 3 चीज़ें जिन्होंने काफ़ी प्रभावित किया वीडियो को या फिल्म को, वो है, एक है उसकी मल्टीमीडियाबिलिटी। मल्टीमीडियाबिलिटी मतलब वॉइस, टेक्स्ट, पिक्चर, ग्राफिक, ये सब इनका यूज। दूसरा है इंटरेक्टिविटी। हमारा दर्शक अभी तक सिर्फ फिल्म का दर्शक एक मूक दर्शक जैसा ही है, वो इंटरेक्ट नहीं कर पाता था। टेलीविजन में थोड़ा बहुत इंटरेक्शन होता था, वो लेटर्स के जरिए, लेटर्स एक बहुत सुरभि टाइप के प्रोग्राम भी बहुत आए। और तीसरा था हाइपर टेक्स्टेबिलिटी, स्पेलिंग गलत है, टेक्स्टेबिलिटी, हाइपर टेक्स्टेबिलिटी। तो हाइपर टेक्स्ट में हम लिंक कर सकते हैं चीज़ों को, हमारी जो बाकी कंटेंट है उसको दूसरी चीज़ों के साथ लिंक करके आप दर्शक एक यूज़र की तरह बिहेव कर सकते हैं। पहले दर्शक सिर्फ एक पैसिव मीडियम बन के रहता था, लेकिन हाइपर टेक्स्टेबिलिटी से वो हमारी चीज़ों को
अच्छी तरीके से लिंक करके वो इंटरेक्ट कर सकते थे। तो ये कुछ चीजें हैं जो डिजिटल रिवॉल्यूशन के दूसरा एक बहुत बड़ा काम हुआ है कन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजी से। पहले फिल्म अलग है, फिल्म सेल्यूलाइट पे है, आपको पता होगा कि सेल्यूलाइट के ऊपर केमिकल की कोटिंग होती है, तो उससे कैमरा शूट करता है और उस केमिकल की कोटिंग पे इमेज आ जाती है फिल्म। अब फिल्म एक अलग चीज है, टेलीविजन एक अलग चीज है। टेलीविजन इज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसमें सिग्नल है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल है 1 पीक टू पीक 1 वोल्ट का, और वो ट्रांसमिशन और ये सब चीजें उसमें होती है। तो फिल्म एक अलग है जो टॉकीज में ही देखी जा सकती है, वीडियो अलग है, टेलीविजन अलग है एकदम, और कंप्यूटर का जो टेक्नोलॉजीज है वो एकदम अलग है। पहले हमें मॉनिटर रखने पड़ते थे, तो एक कंप्यूटर का मॉनिटर अलग होता था घर पे, एक टेलीविजन का मॉनिटर अलग। टेलीविजन और कंप्यूटर का मॉनिटर मैच नहीं करते थे, शुरुआती दौर की बात, 90s के पीरियड की बात। फिल्म जो है वो प्रोजेक्टर के माध्यम से डिस्प्ले होती थी, तो ये सब अलग अलग थी। जब फिल्म को वीडियो के में कन्वर्ट किया गया टेलीसिने के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में, सेल्यूलाइट को इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में कन्वर्ट किया गया, तो फिर वही प्रॉब्लम आई कि फिल्म का एस्पेक्ट रेशियो एकदम अलग है, तो फिल्म कट रही है टेलीविजन में ट्रांसमिशन के दौरान, या कुछ फिट नहीं बैठ रही है, या कुछ पैरामीटर्स अलग अलग है। एक तो फिल्म के जो फ्रेम है वो 24 फ्रेम पर सेकेंड है फिल्म के, सेल्यूलाइट के। वीडियो के 25 फ्रेम 25 फ्रेम पर सेकेंड है। तो ये जो एक फ्रेम का डिफरेंस है, ये अगर आप पूरी 3 घंटे की फिल्म देखें तो करीब 15 मिनट का डिफरेंस आ जाता है, 10 से 15 मिनट का डिफरेंस आ जाता है ड्यूरेशन में ही, इस एक फ्रेम की वजह से। 24 और 25 एक सेकंड में फिल्म एक फ्रेम ज्यादा दिखाती है। तो ये सब चीजें प्रॉब्लम थी, तो फिर कन्वर्जेंस की डिमांड हुई। वो तो हम लोग भी देखते हैं कि कोई एक स्टैंडर्ड प्रोसेस तो होना चाहिए कि एक ही चीज अगर हम देख रहे हैं तो कंप्यूटर पे भी वो दिखाई दे, टेलीविजन पे भी सेम और फिल्म में भी सेम। तो इसलिए फिल्म, टेलीविजन और कंप्यूटर, इन तीनों का कन्वर्जेंस हुआ। उस कन्वर्जेंस की वजह से क्या हुआ कि अब फ्रेम रेट सबके अलग अलग है। NTSC जो अमेरिकन सिस्टम है उसमें 1 सेकंड में 30 फ्रेम होते हैं, हमारे यहाँ जो पाल सिस्टम है उसमें 25 फ्रेम्स होते हैं, फिल्म में 24 फ्रेम होते हैं। तो सबसे पहले तो एक फ्रेम रेट को इक्वल करने की बात हुई कि किस तरीके से डिजिटल में कोई एक फ्रेम रेट रखे जो सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर मैच। उसमें फिर एक अभी काम चल रहा है, और 24p, p मीन्स नॉट पाल, इट्स अ प्रोग्रेसिव वीडियो। एक फ्रेम में 2 चीजें होती है, प्रोग्रेसिव वीडियो और इंटरलेस। तो जो 24i है दैट इज इंटरलेस। इंटरलेस में वो 2 फील्ड होंगे, और 24p जो है वो प्रोग्रेसिव वीडियो होगा जिसमें एक फ्रेम पूरा मुकम्मल फ्रेम रहेगा, कंप्लीट फ्रेम रहेगा। तो ये कुछ कन्वर्जेंस चल रही। दूसरा ये है मॉनिटर में, अब जो हमारा कंप्यूटर मॉनिटर है LCD मॉनिटर, वही टेलीविजन मॉनिटर भी है। तो ये कुछ चीजें हुई हैं, और तो कन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजीज की वजह से ये सारी चीजें हुई हैं। अब आते हैं एडिटिंग के ऊपर। तो एडिटिंग, जैसा आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स वगैरह में जाना ही होगा, 3 स्टेज है, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन। तो जो एडिटिंग प्रोसेस है दरअसल वो पोस्ट प्रोडक्शन का हिस्सा है। पोस्ट प्रोडक्शन में पोस्ट प्रोडक्शन में किया जाता है। एडिटिंग की डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले हम जरा ये देख लेते हैं कि एडिटिंग इज असेंबलिंग ऑफ शॉट इन सच ए वे। अब यहाँ पे 3 चीजें हैं, असेंबलिंग ऑफ शॉट्स तो है ही, मगर वो किस तरीके से हो। और सबसे पहले है एडिटिंग इज असेंबलिंग ऑफ शॉट इन सच ए वे दैट इट शुड टेल अ स्टोरी। एक स्टोरी कहे, वो अपने आप में कंप्लीट एक कहानी का है, हर किसी तरीके से जंबल्ड तरीके से काम ना हो। अब ये स्टोरी टेलिंग का काम 3 तरीके से हो सकता है। या तो हमारे पास स्क्रिप्ट हो, अगर फिक्शन के मामले में तो बिना स्क्रिप्ट के एक कदम भी हम नहीं चल सकते, बट सर्टेन केसेस में कुछ डॉक्यूमेंट्रीज हैं, कुछ दूसरे टाइप के वीडियोज हैं, उसमें स्क्रिप्ट या तो प्रिपेयर नहीं हो पाती या शूटिंग के हिसाब से चेंजेस करने पड़ते हैं।
तो अगर स्क्रिप्ट नहीं है तो फिर डायरेक्टर साथ में बैठते हैं, डायरेक्टर जिन्हें कैप्टन ऑफ द शिप कहा जाता है, उसके हिसाब से सारे असेंबलिंग का काम होता है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कहाँ से शुरू होगा, कहाँ से बॉडी क्या होगी और एंड कैसे होगा। तो ये कुछ चीजें हैं। तीसरा है, अगर दूसरी डेफिनेशन हम कहें तो एडिटिंग इज सिलेक्शन एंड रिजेक्शन। प्रोडक्शन में जो भी काम हुआ है उसका बेस्ट क्रीम वो हमें अपने ऑडियंस को सर्व करना है। अब इसमें दो चीजें हैं, सिलेक्शन एंड रिजेक्शन। हम एडिटिंग में शॉट को सेलेक्ट करते हैं या रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अब अगर हमने रिजेक्ट किया है तो इतना जो शूटिंग में मेहनत हुई है, वो कैमरामैन का वर्क है, डायरेक्शन का इन्वॉल्वमेंट है, अगर हम उसको रिजेक्ट करते हैं तो हमारे पास कुछ सॉलिड ग्राउंड होने चाहिए। तो कुछ सॉलिड ग्राउंड क्या क्या हो सकते हैं? एक्सपोजर ठीक नहीं है, फोकस ठीक नहीं है, कलर्स या ब्राइटनेस, या अगर ऑडियो में हमने बाइट वगैरह ली है तो ऑडियो में प्रॉब्लम है। इन आधार पे हम एडिटिंग में शॉट को रिजेक्ट करके और दूसरे शॉट का यूज करते हैं। तो सिलेक्शन तो है ही है, जो बेस्ट शॉट्स हैं उनको हम सेलेक्ट करते हैं। एक तीसरी डेफिनेशन है टू प्रिपेयर by deleting, arranging and splicing by synchronizing the sound etc. तो साउंड और पिक्चर का सिंक्रोनाइजेशन करके आगे काम करना, एडिटिंग करना, ये कुछ। अब इसमें क्या होता क्या क्या है? सबसे पहले हमारे पास रशेज आते हैं। रशेज या फुटेज भी बोला जाता है। फुटेज एक्चुअली फिल्म से लाया हुआ सब्जेक्ट। एक्चुअली फिल्म मतलब सेल्यूलाइट। जब भी मैं फिल्म की बात करूंगा तो वो सेल्यूलाइट से मेरा मतलब है, केमिकल मीडियम। वीडियो में वो रशेज हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास फुटेज आया फुट से, क्योंकि फिल्म को हम फुट में नापते थे, तो फुट से फुटेज वहां से आया फिल्म टर्मिनोलॉजी से। तो जो सबसे पहले हमारे पास रशेज आएंगे, वो रशेज हमारे पास आजकल जो आ रहे हैं वो हार्ड डिस्क वगैरह में या मेमोरी कार्ड ज़्यादा पॉपुलर, और नहीं तो हार्ड डिस्क वगैरह में आते हैं। एसएसडी हार्ड डिस्क यूज करते हैं। एसएसडी हार्ड डिस्क जो नॉर्मल आपकी हार्ड डिस्क हैं उनसे ज़्यादा रिलायबल और स्पीड फास्ट रहती है, क्योंकि उसमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं है। जब भी कोई मूविंग पार्ट्स होंगे और वो मूव करेंगे लगातार तो प्रॉब्लम प्लेबैक वगैरह में आ सकती है। तो ज़्यादातर एसएसडी हार्ड डिस्क का यूज करते हैं। तो एसएसडी में आजकल ज़्यादा रशेज आते हैं। एसएसडी को हम अपने नॉन लीनियर एडिटिंग सिस्टम से कनेक्ट करते हैं। सारा डाटा जो है हम अपनी हार्ड डिस्क पे सेफ्टी के लिए कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद सबसे पहला काम ये होता है कि सॉफ्टवेयर ओपन करके प्रीव्यू किया जाता है। प्रीव्यू में एडिटर के साथ डायरेक्टर और दूसरे लोग भी, कई बार कैमरामैन भी वो इन्वॉल्व रहते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि जो भी उन्होंने शूटिंग में किया हुआ है वो क्या रिजल्ट आया है। रिजल्ट जानने की इच्छा हर एक को होती है। पहले तो जब फिल्म सेल्यूलाइट शूट होती थी तो शूट होने के बाद वो लेबोरेटरी जाती थी, लेबोरेटरी से डेवलप होके और फिर एक रश प्रिंट हमें मिलता था, उसकी एडिटिंग की जाती थी। तो कैमरामैन को भी जो रिजल्ट है वो 15 दिन बाद पता चलते थे, जब लैब से डेवलप होके हुआ था। आजकल वीडियो में ये एक एडवांटेज है कि ड्यूरिंग शूटिंग ही हम मॉनिटर कर सकते हैं अपने शॉट्स को, अपने कलर्स को, अपने एक्सपोजर को। ये सारी चीज़ों का एक एडवांटेज है। तो प्रीव्यू में सारे शॉट्स को प्रीव्यू किया जाता है। अब फुटेज जो है वो तो बहुत बड़े हो सकते हैं। अमूमन अगर आप एक आधे घंटे की फिल्म की बात करें तो 2-2.5 घंटे तक के रशेज हो सकते हैं। ये कहलाता है एडिटिंग और शूटिंग का रेशियो। कि आपने 5 मिनट की फिल्म बनाने के लिए यदि 25 मिनट शूट किया है तो 1:5 का रेशियो हुआ आपका रशेज का। मतलब 5 मिनट के लिए आपने 25 मिनट, 5 गुना ज्यादा शूट किया। तो ये एडिटिंग और शूटिंग का रेशियो हुआ। अलग अलग लोग अलग अलग रेशियो में शूट करते हैं। राज कपूर के बारे में कहा जाता है कि वो तो लेविश तरीके से शूट करते थे और उनका रेशियो 1:40 तक हो जाता था कई बार। और कुछ सत्यजीत रे तो इतने बारीकी तरीके से काम करते थे कि हर चीज प्लान करके, और उनका शूटिंग का और एडिटिंग का रेशियो बहुत ज्यादा नहीं होता। तो खैर जितना भी, अगर आधे घंटे की फिल्म है वहां पर 2.5-3 घंटे के रशेज आए हैं, उनको टाइमलाइन पे हमने रखा, प्रीव्यू किया।
प्रीव्यू करने के दौरान अब जरूरी नहीं है कि नॉर्मली आप पूरा ही प्रीव्यू करते हैं, आप फास्ट फॉरवर्ड में भी प्रीव्यू कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को स्किप करके भी अज्यूम करके कि हाँ ये ठीक है शुरुआती फ्रेम देख के, और जनरली फास्ट फॉरवर्ड में ही हम प्रीव्यू का काम कर लेते हैं। और जब प्रीव्यू होता है तो उस समय एडिटर के दिमाग में ये चलने लगता है, फिल्म बनने लग जाती है दिमाग में। एक्चुअली फिल्म एडिटिंग 2-3 जगह होती है। एक तो जब आप स्क्रिप्ट लिखते हैं तब दरअसल आप बहुत सारा एडिट ही कर देते हैं कि स्क्रिप्ट में वो चीज़ें लिखते ही नहीं है कि जो अनवांटेड है या अननेसेसरी, तो एक एडिटिंग तो वहीं से शुरू हो जाती है। तो शूटिंग में डायरेक्टर ये ख्याल रखता है कि एक्स्ट्रा चीज़ें शूट ना हो, काम की चीज़ें एज पर द स्क्रिप्ट ही चले अकॉर्डिंगली। और तीसरा फिर फाइनल एडिटिंग शूट पे होती है। अब तो जब प्रीव्यू होता है तो दिमाग चलने लगता है कि अच्छा ये शॉट रिएक्शन शॉट है, अच्छा ये वहां काम आएगा, ये शॉट वहां काम आएगा, इससे बिगनिंग होगी, इस तरीके से, क्योंकि वो क्रोनोलॉजी में तो शूट हुआ नहीं है, क्रोनोलॉजी तो अब हमें बनानी है, तो एक रफ क्रोनोलॉजी दिमाग में प्रीव्यू के समय ही चलने लगती है। प्रीव्यू करने के बाद फिर हम रफ कट पे आते हैं, जो ड्राफ्ट कट कहलाता है। वो जैसा नाम से है कि रफ कट है, तो बहुत कैजुअल स्थिति में चीज़ों को जमा दिया जाता है। और रफ कट में अभी बहुत सारे फिनिशिंग नहीं किए जाते हैं, कुछ टाइटल्स वगैरह नहीं है, कुछ म्यूजिक वगैरह नहीं है, केवल पिक्चर असेंबल करके रफ तरीके से रख दी जाती है और उसका एक प्रीव्यू किया जाता है। रफ कट बड़ा भी हो सकता है, अगर मैंने कहा 30 मिनट की फिल्म है तो रफ कट 50 मिनट का भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो बाद में हटा नहीं है उसको। रफ कट का प्रीव्यू किया जाता है डायरेक्टर के साथ और फिर उसमें चेंजेस किए जाते हैं, करेक्शन आफ्टर इनपुट मिलते हैं दूसरे लोग, दूसरी टीम मेंबर से भी, डायरेक्टर से भी, और उसके बाद चेंज करके और उसको एक मुकम्मल स्थिति में लाया जाता है। अनवांटेड चीज़ों को हटा दिया जाता है, जहाँ पेस गिर रही है उन शॉट्स को, या जो शॉट मैच नहीं कर रहे हैं सब्जेक्ट से, उन शॉट्स को रफ कट की स्टेज में हटा के, जो मैंने कहा कि आपने 30 मिनट से ज़्यादा बढ़ाया 50 मिनट का, तो वही उसको कम किया जाता है। देन उसके बाद आप धीरे धीरे फिनिशिंग की तरफ हम बढ़ते हैं। फिर ग्राफिक्स, एनिमेशन, टाइटल्स, ये सब चीज़ें लगाई जाती है। ग्राफिक एनिमेशन ये एजुकेशनल और दूसरी डॉक्यूमेंट्रीज और वीडियो में बहुत ज़्यादा यूज हुआ जाता है। माफ़ कीजिए, थोड़ा सा मेरे वॉइस के साथ प्रॉब्लम है, मैं रिसेंटली कोरोना से रिकवर हुआ हूँ, तो कोरोना की वजह से भी और थोड़ा गले की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी मुझे, तो बीच बीच में खराश जैसी या वॉइस क्लियरिटी इतनी नहीं मिल पाएगी। फिर आते हैं ये ग्राफिक एनिमेशन, टाइटल, इनके बारे में आगे बात करेंगे। एडिंग ट्रांजिशन, अब ये ट्रांजिशन उसमें फिर एड किए जाते हैं। ट्रांजिशन रफ कट की स्टेज में नहीं किए जाते हैं क्योंकि वो चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं रफ कट की स्टेज में। जब एक कट लगभग फाइनल की स्टेज पे होता है तब हम ट्रांजिशन, ये सारी चीज़ें, ट्रांजिशन, ग्राफिक एनिमेशन, जो आगे की स्टेज है, ये एक तरीके से उसको स्वीटनिंग करना या डेकोरेट करना या फिनिशिंग करना, इस तरफ हम बढ़ रहे हैं, इस तरफ हम बढ़ रहे हैं। एडिंग ट्रांजिशंस में, ट्रांजिशंस 2 शॉट के बीच में लगाया जाता है। जनरली ट्रांजिशन 3 टाइप के ही होते हैं, कट, डिसॉल्व और वाइप। अब इनके टाइप्स बहुत सारे हो सकते हैं, बट बेसिक ये 3 चीज। ट्रांजिशन की बात हम आगे करेंगे। 2 क्लिप्स के बीच में ट्रांजिशंस लगाए जाते हैं। फिर वीडियो इफेक्ट्स वगैरह पे काम किया जाता है। ट्रांजिशन 2 क्लिप्स को ज्वाइन करने के लिए है, तो वीडियो इफेक्ट केवल एक क्लिप, सिंगल क्लिप के पैरामीटर्स को मैनिपुलेट करने के लिए। ब्राइटनेस कम है तो ब्राइटनेस बढ़ाई जाए, कंट्रास्ट कम है तो कंट्रास्ट बढ़ाया जाए, कुछ टोनल वैल्यू डालना है, तो वो सारी चीज़ें वीडियो इफेक्ट्स में करते हैं। उसके बाद वॉइस ओवर, नरेशन, डबिंग, ये जो साउंड ट्रैक, साउंड भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना वीडियो। तो इनके लिए हमारे पास अलग अलग ट्रैक्स होते हैं एडिटिंग में। पिक्चर ट्रैक अलग होगा, उसके बाद पिक्चर में भी 2 ट्रैक, 3 ट्रैक, कितने भी ट्रैक हो सकते हैं। उसके बाद टाइटल्स वगैरह के लिए अलग ट्रैक होगा। उसी तरीके से साउंड के लिए भी हमारे पास नंबर ऑफ साउंड चैनल्स या ट्रैक्स अवेलेबल होंगे। तो साउंड में क्या यूज करेंगे हम, डायलॉग, जो डायलॉग रिकॉर्ड होके आए हैं कैमरे के साथ,
उसके अलावा अदर देन शूटिंग जो वॉइस ओवर वगैरह है, जो डॉक्यूमेंट्रीज में, एजुकेशनल फिल्म्स में, वीडियोस में, न्यूज आइटम्स में, इसमें वॉइस ओवर नरेशन इनका ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहता है। फिक्शन में वॉइस ओवर कम ही रहते हैं मगर बहुत कम रहते हैं। वहाँ डायलॉग के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस रहता है। और इसके अलावा साउंड इफेक्ट्स, मतलब जो लोकेशन के जो साउंड्स हैं या अदर देन लोकेशन साउंड्स इफेक्ट्स हैं, जैसे ट्रेन का शॉट है, स्टेशन का, प्लेटफॉर्म का शॉट है तो अनाउंसमेंट की वॉइस है, ट्रेन के आने जाने की वॉइस है, ये सब साउंड इफेक्ट्स वगैरह इसके ऊपर काम किया जाता है। फिर म्यूजिक के ऊपर काम किया जाता है, वो एक सेपरेट ट्रैक पे होगा, इफेक्ट एक अलग ट्रैक पे होंगे, डायलॉग एक अलग ट्रैक पे होगा और म्यूजिक एक अलग ट्रैक पे होगा। ये तीनों अलग अलग होंगे। ये अलग अलग इसलिए होंगे क्योंकि आगे अगर फर्दर हमें मिक्सिंग करनी है तो अलग अलग ट्रैक पे होने से उनकी मिक्सिंग आसानी होगी। और बहुत सारी फिल्म्स हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं जिनका दूसरी लैंग्वेज में भी ट्रांसलेशन किया जाता है, तो उस समय भी ये अलग अलग ट्रैक्स पे अगर चीज़ें होंगी तो वो ट्रांसलेशन में हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू तमिल, ये सब चीज़ें उसमें काम है। फिर आता है फाइन ट्यूनिंग ऑफ ऑडियो। जो भी ऑडियो में कुछ ग्लिचेस वगैरह हैं, कुछ इको वगैरह डालना है, कुछ इफेक्ट्स दूसरे ऑडियो इफेक्ट्स से यहाँ दो मतलब है ऑडियो इफेक्ट्स से। वन इज ऑडियो ट्रैक, जो इफेक्ट्स है जैसे मैंने कहा लोकेशन साउंड या स्पेशल साउंड, बर्ड की वॉइस, नॉइस है, ये वॉइस है, या स्टेशन के कुछ ऑडियो है, दैट इज आल्सो ऑडियो इफेक्ट। और ऑडियो इफेक्ट्स वो भी है जो हम एक ऑडियो फाइल के ऊपर लगाते हैं, जैसे इको एक काफी पॉपुलर साउंड इफेक्ट है। इसके अलावा हम फिल्टर, हमिंग वगैरह है तो हमिंग करने के लिए ऑडियो इफेक्ट लगाया जाता है, बहुत सारे। तो हम ऑडियो चैप्टर में जाएंगे तो उन फैक्ट्स की चर्चा करेंगे। देन फाइन ट्यूनिंग ऑफ ऑडियो के बाद एक बहुत बड़ा काम होता है साउंड मिक्सिंग, दैट इज RR। इसमें हमने जो अलग अलग ट्रैक्स रखे हैं, डायलॉग ट्रैक अलग रखा है, म्यूजिक ट्रैक अलग रखा है, इफेक्ट ट्रैक अलग रखा है, तो इनकी एक फाइनल मिक्सिंग की जाती है। हमारे पास दर्शकों के पास जो भी पहुंचना चाहिए वो फाइनल आउटपुट पहुंचना चाहिए। तो उसमें ऑडियो मिक्सिंग में लेवल्स किए जाते हैं कि डायलॉग का वॉल्यूम लेवल कितना रहेगा, जिस समय डायलॉग चल रहा है उस समय म्यूजिक का लेवल कितना रहेगा, जब डायलॉग खत्म हो गया तो म्यूजिक का लेवल बढ़ता है, फिर अगला डायलॉग होने के पहले म्यूजिक थोड़ा सा डाउन होता है, बीच में इफेक्ट्स आते हैं, ऑडियो इफेक्ट्स आते हैं। तो ये सब काम साउंड मिक्सिंग का किया जाता है। इन सब को करने के बाद फाइनल कट किया जाता है, फाइनल कट अप्रूव कराया जाता है। अप्रूव होने के बाद एक एक्सपोर्ट की प्रोसेस शुरू हुई है। अब ये एक्सपोर्ट भी बहुत सारे फॉर्मेट्स में होगा। अगर हम फीचर फिल्म के उसमें है, मतलब फिक्शन में है, तो मैं भी थिएटर के लिए कॉपी, अगर मल्टीप्लेक्स के लिए अलग कॉपी। अभी भी हमारे देश में मल्टीप्लेक्स या डिजिटल सिनेमा के अलावा बहुत सारे रूरल एरियाज में या कस्बों में अभी भी प्रोजेक्शन सिस्टम अभी भी चल रहा है, वो डिजिटल नहीं हुए हैं, डिजिटल प्रोजेक्शन नहीं है। तो एक कॉपी फिर स्कैनर के पास चली जाती है जो डिजिटल टू सेलुलाइट ट्रांसफर करते हैं, और फिर वो सेलुलाइट की रील बना के वो एक चली जाती है फाइनल आउटपुट। इसके अलावा टेलीविजन के लिए अगर आउटपुट चाहिए तो फिर हमें अभी जो प्रेजेंट चल रहा है HD 1920 1080 उस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करेंगे। अगर हमारा वीडियो यूट्यूब वगैरह के लिए है तो यूट्यूब वगैरह में जैसा आप जानते हैं कि हेवी फाइलें उतनी नहीं चल पाती है, यूजफुल नहीं है, तो कंप्रेस किया जाता है। तो एक्सपोर्ट के समय वेराइटी ऑफ फाइल्स हम एक्सपोर्ट करते हैं। और ये फाइनल कट करने के बाद फिर प्रोमो वगैरह बनाना है या ट्रेलर वगैरह जैसा भी हो, तो वो फाइनल कट में से ही शॉट्स निकाल के, क्योंकि अब सब कुछ फिनिश्ड है तो अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ती, फिनिशिंग के लिए अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ती, और प्रोमो एडिट किया जा सकता है और ट्रेलर वगैरह। तो ये कुछ स्टेजेस हैं फिल्म प्रोडक्शन की। अब जब हम एडिटिंग करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे पेपर्स वगैरह भी आते हैं, उसमें जो मेन है वो स्क्रिप्ट आती है हमारे पास। स्क्रिप्ट जैसा दूसरे सेशंस में आप लोगों ने जाना ही होगा, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट फुल पेज स्क्रिप्ट भी आ सकती है जो डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह में जनरली स्प्लिट पेज, फुल पेज या स्प्लिट पेज या कैमरा स्क्रिप्ट या स्टोरी बोर्ड, ये चार चीजों में से कोई एक आ सकती है।
फुल पेज में केवल आलेख जैसा है। स्प्लिट पेज में एक पेज को आधा स्प्लिट किया गया है, आधे में साउंड है और आधे में वीडियो का डिस्क्रिप्शन है। इस डायलॉग के ऊपर ये विजुअल रहेगा। कैमरा स्क्रिप्ट में एक चीज और, ये अलग अलग हम डिटेलिंग करते जा रहे हैं स्क्रिप्ट की। फुल पेज, स्प्लिट पेज, और फिर स्प्लिट पेज में फिर 3 कॉलम हो जाएंगे। कैमरा स्क्रिप्ट में 3 कॉलम हो जाएंगे, ऑडियो, वीडियो और कैमरा एंगल। टॉप एंगल से का शॉट या यूज करना है या नॉर्मल एंगल का। और तो कैमरा स्क्रिप्ट भी उतना ज्यादा डिफाइन नहीं कर पाता, तो फिर स्टोरी बोर्ड में स्केचेस वगैरह बना के, स्टोरी बोर्ड जनरली विज्ञापन वगैरह में ज्यादा यूज होती है। इसके अलावा फीचर फिल्म्स में जहाँ कॉम्प्लिकेटेड शॉट्स हैं या फाइटिंग सीन है या कुछ अलग तरीके का काम है, जैसे अगर आप गांधी फिल्म देखी होगी तो जो दांडी यात्रा का शॉट है तो वो बहुत नंबर ऑफ कैमरा से शूट किया हुआ है और कॉम्प्लिकेटेड, तो उससे हजारों आर्टिस्ट उसमें इन्वॉल्व थे और टाइम की कमी थी, जो भी है। तो वहाँ पे स्टोरी बोर्डिंग में स्केचेस के द्वारा कि ये शॉट, सत्यजीत रे अपनी फिल्मों के स्केचेस ही, शॉट्स के जो शूट होने उनके स्केचेस ही ज्यादा बनाते थे, स्टोरी बोर्ड ज्यादा बनाते थे, ताकि हर एक को क्लियरिटी रहे कि करना क्या है। स्केच में ही दिख जाता है कि आर्टिस्ट की पोजीशन क्या है, कैमरा एंगल क्या रहेगा, प्रॉपर्टीज क्या रहेगी। तो ये हमारे पास ये इनकी एक कॉपी आती है। उसके बाद एक कंटिन्यूटी शीट आती है। कंटिन्यूटी शीट एक तरीके की जो भी शूटिंग हुई है उसकी जन्म पत्री टाइप की चीज है कि कब शूट हुआ है, कि कौन डायरेक्टर है, कैमरामैन कौन है, शॉट का एंगल क्या है, इमेज साइज क्या है। और जब शॉट लेते हैं तो एक ही टेक में तो कई बार ओके नहीं हो पाता, तो नंबर ऑफ टेक्स है, तो कौन सा टेक ओके है। कई बार हमने 1 2 3 4 4 टेक लिए हैं, एक अज्यूम किया करके चलते हैं कि जो आखिरी टेक होगा वो बेस्ट होगा, पर ऐसा हमेशा होता नहीं है। कई बार टेक 3 बेटर रहता है, तो वहाँ शूटिंग के समय मार्क कर दिया जाता है कि टेक 3 इज ओके। तो वो कंटिन्यूटी शीट से हमें हेल्प मिलती है। और दूसरी चीजें हमें मिलती है कि क्या एडिशनल रिमार्क हैं, कोई अलग से इंस्ट्रक्शन है डायरेक्टर की तरफ से, और लिस्ट ऑफ टाइटल्स, क्रेडिट्स, नेम प्लेट्स, लोकेशन प्लेट्स, इन सब की लिस्ट मिलती है कि इंटरव्यू लिया है तो उनके नाम क्या है, डेजिग्नेशन क्या है, तो वो नेम प्लेट लगाने के बाद ये कुछ पेपर्स वगैरह आपके हमें मिलते हैं। ये मैं एक कंटिन्यूटी शीट का मैं एक एग्जांपल बता दूं। यहाँ पे यहाँ पे सब्जेक्ट है, इफेक्ट है, लोकेशन है, डायरेक्टर कौन है, मैगजीन नंबर। एक्चुअली सेल्यूलाइट में चलता था मैगजीन नंबर, अब इसमें फिर वीडियो कैसेट आए तो यहाँ टेप नंबर डालने लगता है। और अब तो फिर फाइल्स हैं तो फाइल का नाम डाल सकते हैं, और शूटिंग कब शुरू हुई, कब खत्म हुई, कैमरा, डेट, और यहाँ पे सीन नंबर, सीन कौन सा है, शॉट कौन सा है, और अगर शॉट नंबर 11 है इसके हिसाब से तो टेक नंबर 1 2 2 टेक्स लिए हुए हैं, ओके 2 नंबर का ओके है, और उसका टेक्सचर और डिस्प्ले। ये एग्जांपल है। अपने अलग अलग लोग अपने अपने तरीके से इस कंटिन्यूटी शीट को बनाते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जो स्क्रिप्ट मैंने बोली, स्क्रिप्ट के जैसे एक जस्ट एक ये है कि ये स्प्लिट पेज है, एक तरफ विजुअल है और दूसरी तरफ उसका साउंड है, मतलब वॉइस ओवर क्या होगा। और ये स्क्रिप्ट का ही एक पार्ट होता है, उसके स्पेसिफिकेशन बनाए जाते हैं, प्रोग्राम के स्पेसिफिकेशन, ड्यूरेशन क्या होगी, टारगेट ऑडियंस, प्राइमरी कौन से हैं, सेकेंडरी कौन से हैं, और टारगेट ऑडियंस का प्रीवियस नॉलेज क्या है, फॉर्मेट क्या है, बीटा पे हैं, डिजिटल पे, HD पे हैं, 4K पे हैं, ये सारे डिटेल्स यहाँ, प्रोडक्शन का एम क्या है और ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये स्पेसिफिकेशन के साथ इसमें बनाई जाती है। अब एडिटिंग इक्विपमेंट पे आते हैं। एडिटिंग इक्विपमेंट एक्चुअली एडिटिंग 50% टेक्निकल है और 50% दिमाग से एस्थेटिक्स का काम है। मैंने अपना करियर शुरू किया था 83 में, एशियाड के जस्ट बाद, जब देश में दूरदर्शन आया था, दूरदर्शन का फैलाव हुआ था सारे देश में। उसके बाद से धीरे धीरे तो मैंने अभी अपने करियर की शुरुआत फिल्म से की थी, सेल्यूलाइट से, क्योंकि उस समय वीडियो इतना हर जगह अवेलेबल नहीं था। तो सेल्यूलाइट एडिटिंग करते थे, तो उसमें हमें स्प्लाइस, सेल्यूलाइट फिल्म है हमारे पास,
फिल्म प्रीव्यू किया, शॉट्स जहां से जहां तक इन और आउट पॉइंट मार्क किए और उस जगह हमने कैंची से कट लगाया। दूसरा शॉट के साथ भी यही काम किया और उन दोनों को आपस में जोड़ दिया। दिस इज फिल्म एडिटिंग, ज्वाइनिंग ऑफ शॉट्स, एक के बाद एक, अब शॉट, एक शॉट, दो शॉट, तीन शॉट, चार शॉट जोड़ते चलिए। तो उन शॉट्स को जोड़ने के लिए स्लाइसर्स और स्क्रीन पे एक मशीन होती थी जिसपे प्ले करते थे। जैसे बाद में वीसीआर वगैरह आए कि कैसेट डाला और प्ले किया, वैसे ही फिल्म को प्ले करने के लिए ये 4 प्लेट और 6 प्लेट स्क्रीन बैक मशीनें होती थी। फिर फिल्म के बाद जब वीडियो आ गया तो वीडियो कैसेट है तो वो टेप में प्ले होगा। तो एक तरफ एक वीसीआर में हमने रशेस डाले, दूसरे वीसीआर में हमने मास्टर टेप डाला और रशेस में से शॉट आइडेंटिफाई करके मार्क इन मार्क आउट करके सर्टेन पोर्शन हमने मास्टर में ट्रांसफर किए। ये एक प्रोसेस, ये वीडियो एडिटिंग की लीनियर प्रोसेस या एनालॉग वीडियो, इसको एनालॉग एडिटिंग कहते हैं। तो वीटीआर टू वीटीआर, बीच में कंट्रोलर होता था जो मार्क इन मार्क आउट, ऑडियो लेना है या सिर्फ वीडियो लेना है या दोनों लेना है, ये सेलेक्ट करता था और एक वीसीआर का डाटा दूसरे वीसीआर में, दूसरे टेप में ट्रांसफर किया जाता था, सेलेक्टेड डाटा। अब उसमें सिर्फ कट टू कट एडिटिंग हो पाती थी क्योंकि दो वीसीआर है, एक से प्ले कर रहे हैं, दूसरे में रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें बीच में डिसॉल्व डालना है तो 2 टेप प्ले करने पड़ेंगे एक साथ। तो वहां फिर ये टर्म आ जाता है AB रोल एडिटिंग। तो उसमें फिर 2 प्लेयर होते थे और एक रिकॉर्डर होता था। नेचुरली अगर 3 मशीनें एक साथ यूज कर रहे हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए डिवाइस भी होनी चाहिए। तो वो एडिटिंग कंट्रोलर डिवाइस होती थी, रिमोट कंट्रोल होती थी। तो A से प्ले किया शॉट, B से भी प्ले किया, 2 शॉट्स एक साथ प्ले हो रहे हैं और बीच में डिसॉल्व डालना है तो फिर एक विजन मिक्सर का भी यूज किया जाता है। तो 3-4 चीजें फिर इन्वॉल्व हो जाती थी। ये AB रोलिंग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। फिर एक एक्सपेरिमेंट और हुआ कि सारा रशेस देख के और फिजिकली एक एक शॉट को इधर से उधर ट्रांसफर करने से अच्छा है कि कंप्यूटर का यूज करके कंप्यूटर खुद ही कंट्रोल करे, इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग बाय एडिटर और ऑपरेटर, वो कंप्यूटर कंट्रोल करके। क्योंकि अभी इस स्थिति में 90s की बात कर रहा हूँ, इस स्थिति में कंप्यूटर इतने पावरफुल नहीं हुए थे कि हम कंप्यूटर पे ही फाइल लोड करके नॉन लीनियर एडिटिंग करें। वो प्ले ही नहीं कर सकते थे उस समय के प्रोसेसर्स कंप्यूटर। तो वीसीआर को कंट्रोल करने के लिए वीसीआर भी है और विजन मिक्सर भी है, ऑडियो मिक्सर भी है, इन सबको कंप्यूटर से कंट्रोल करने के लिए भी एक कुछ सिस्टम निकले, जिसमें सोनी का BV900 सिस्टम भी एक आया था। तो उसमें टाइम कोड फीड कर देते थे। टाइम कोड क्या होता है? टाइम कोड जैसे हमारी घड़ी है, हमारी घड़ी आवर मिनट सेकंड बता रही है वैसे ही टेप के ऊपर जब टेप चलता है, रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आवर मिनट सेकंड और एक चीज और जुड़ जाती है, फ्रेम। जैसे इधर सेकंड 30 सेकंड 60 सेकंड के बाद 1 मिनट एडवांस होता है, उसी तरीके से फ्रेम 25 फ्रेम करने के रिकॉर्ड होने के बाद वो फिर सेकंड का कांटा आगे बढ़ जाता है। तो आवर मिनट सेकंड और फ्रेम, ये प्रिंट ट्रैक पे कैसेट के ऊपर प्रिंटेड है, अलग ट्रैक के ऊपर टाइम कोड से ही नापा जाता है कि ये शॉट 60 मिनट का या 30 मिनट का टेप है रशेस का। अब सन का एक शॉट चाहिए, सन का शॉट बीच में कहीं है तो वो बीच के नहीं होता और पर्टिकुलर टाइम होता है, से 28 मिनट 3 सेकंड 15 फ्रेम, तो 28 मिनट 13 सेकंड पे जाएंगे। तो टाइम कोड के हिसाब से हम, टाइम कोड डिस्प्ले होता था उसके हिसाब से उसको सर्च करते थे। तो टाइम कोड कहाँ से शॉट लेना है और कहाँ तक लेना है, इसके टाइम कोड नोट कर लिए जाते थे और टाइम कोड की एक लॉग शीट बना के फीड कर दी जाती थी इस सिस्टम के ऊपर। कंप्यूटर कंट्रोल्ड जो एडिटिंग सिस्टम होते थे, उस टाइम कोड के हिसाब से वो खुद ही टेप में से रशेस ढूंढता था और टाइम कोड ढूंढता था और वो एक के बाद एक असेंबल करता जाता था। सेमी ऑटोमेशन कह सकते हैं, नॉट फुली ऑटोमेशन, सेमी ऑटोमेशन का काम इस कंप्यूटर कंट्रोल। उसके बाद जब एडवांसमेंट हुआ कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज में, तो फिर नॉन लीनियर एडिटिंग का काम शुरू हुआ। कंप्यूटर ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर के साथ आने लगे, अच्छे ग्राफिक कार्ड्स आ गए जो बिना जर्क के स्मूथ प्ले कर सकते थे बड़ी फाइल्स को भी।
हम लोग शूटिंग में फाइल्स बड़ी शूट करते हैं, बाद में डिसेमिनेशन के समय कंप्रेस करते हैं ताकि क्वालिटी मेंटेन हो। तो वो जो हैवी फाइल्स थी वो यूज होने लगी। जब कंप्यूटर और का यूज एडिटिंग में शुरू हुआ या नॉन लीनियर, तो जिन्होंने भी सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप किया तो उनको एक प्रॉब्लम आई कि उन्होंने जो एग्जिस्टिंग एडिटिंग सेटअप्स हैं, जैसे सेल्यूलाइड एडिटिंग है या एनालॉग वीडियो एडिटिंग है, इनका भी पूरा स्टडी किया। तो एक चीज बहुत प्रॉब्लम आई वीडियो में कि लीनियर चलता था, मतलब पहला शॉट, दूसरा शॉट, तीसरा शॉट, चौथा शॉट, ऐसे करके लीनियर एडिटिंग कहलाती है, नॉन लीनियर नहीं था। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है, जैसे मैं आपको ये कुछ टेप्स बताऊं, जैसे ये मेरे पास ये टेप है, इसमें डाटा रिकॉर्ड हुआ है। अब इस टेप को हम टच नहीं कर सकते, यहाँ से जो टेप आपको दिख रहा है इसको आप टच नहीं कर सकते। जब आप टच नहीं कर सकते तो आप उसको काट नहीं सकते। जब आप काट नहीं सकते तो आप लीनियर ही चलेंगे। मतलब शॉट 1, 2, 3, 4, अगर आपको शॉट 4 को हटाना है तो 3 और 5 जुड़ नहीं सकते, रिप्लेस हो सकता है शॉट 4 अगर 4 सेकंड का है तो 4 सेकंड का दूसरा शॉट आप इंसर्ट कर सकते, बट उसको टोटली हटा नहीं सकते। ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन थी, क्योंकि आप टेप को टच नहीं कर सकते थे। मैग्नेटिक टेप है, फिंगरप्रिंट्स आ जाएंगे तो प्ले नहीं करेगा। तो उन्होंने देखा कि फिल्म में तो ये प्रॉब्लम है ही नहीं, फिल्म में भी शॉट्स हैं, 1 शॉट, 2 शॉट, 3 शॉट। और मैंने आपको बताया कि एक शॉट है और दूसरा शॉट को लिया, ज्वाइन किया टेप से, तीसरा शॉट लिया। किसी भी समय मुझे 4 नंबर का शॉट नहीं है तो मैंने जॉइंट खोला, 4 नंबर का अलग किया और 3 नंबर से 5 नंबर को जोड़ दिया, हो गया काम, नॉन लीनियर। तो जब कंप्यूटर वगैरह का ये सब शुरू हुआ तो उन्होंने फिल्म एडिटिंग को फॉलो किया, वीडियो एडिटिंग को फॉलो नहीं किया नॉन लीनियर एडिटिंग के लिए। 100 ईयर ओल्ड जो फिल्म है उसके लिए, इसलिए मैं एक शब्द यूज करता हूँ कि नॉन लीनियर एडिटिंग इज 100 ईयर ओल्ड। फिल्म जब से है तब से वो नॉन लीनियर ही है। ये तो बीच में वीडियो जिसको हम टच नहीं कर सकते थे, काट नहीं सकते थे, वहां आके हम लीनियर हो गए। और फिर नॉन लीनियर या एडिटिंग ये जो अभी चल रही है, इसमें आने के बाद फिर हम वापस उस प्रोसेस में पहुंच गए। तो उन्होंने सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप करने के लिए फिल्म एडिटिंग का, सेल्यूलाइड एडिटिंग का सहारा लिया। हाँ, non-linear editing is 100 year old, but this non-linear editing in desktop, computerized editing is new. Yes, you can say. Desktop non-linear editing is new, but non-linear editing is very old. Non-linear editing में क्या है, हमारे पास हार्डवेयर सॉरी इक्विपमेंट के नाम पे हमारे पास हाई एंड कंप्यूटर्स हैं, जिसमें ग्राफिक कार्ड्स हैं, सॉफ्टवेयर है, नॉन लीनियर एडिटिंग सॉफ्टवेयर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, टीपीएस, वेलोसिटी, एडोब प्रीमियर मोस्ट पॉपुलर, एफसीपी, फाइनल कट प्रो, एविड, ये सब सॉफ्टवेयर्स हैं। इन सॉफ्टवेयर हार्ड डिस्क है हमारे पास, हार्ड डिस्क से में डाटा रशेज है, हार्ड डिस्क से हमने लिया, टाइमलाइन पे रखा, प्ले हार्ड डिस्क से ही होगा, और टाइमलाइन पे हमने एडिटिंग की। तो ये कुछ हुआ। फिल्म वर्सेस एनएलई में मैंने वही आपको बताया कि 100 ईयर फिल्म हमेशा से नॉन लीनियर रही है, क्योंकि नॉन लीनियर भी क्या है, एक आप नॉन लीनियर की कंपैरिजन कर सकते हैं। आप एमएस वर्ड में लेटर टाइप करते हैं और टाइपराइटर से लेटर टाइप करते हैं, यही डिफरेंस है नॉन लीनियर और लीनियर में। जब आप टाइपराइटर से टाइप करते हैं, आपने लिखा आई एम गोइंग टू पुणे ऑन सच एंड सच डे, अब आपको चेंज करना है, पुणे की जगह तिरुचिरापल्ली करना है, तो पेपर पे जो आपने टाइप किया उसमें तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, पुणे की जगह कोटा अगर आप करना है तो पुणे को आप व्हाइट फ्लूट लगा देते हैं और उसके ऊपर व्हाइट फ्लूट के ऊपर KOTA 4 लेटर का ही रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन अगर पुणे को आपको तिरुचिरापल्ली करना है तो वो आई एम गोइंग उसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, वो स्पेस नहीं क्रिएट कर पाएगा। जो काम आप वर्ड में, MS वर्ड में बहुत इजीली कर लेते,
आई एम गोइंग टू पुणे, पुणे हटाया और तिरुचिरापल्ली, तो गोइंग टू वो आगे बढ़ता जाता है, स्पेस क्रिएट होता जाता है। आपको डिलीट करना है तो पुराना आपका फिर से असेंबल हो गया। ये एक नॉन लीनियर। नॉन लीनियर में भी हम यही करते हैं, 1 2 3 4 5 शॉट डालते हैं। किसी भी समय हमें 4 नंबर शॉट की जरूरत नहीं है, वो डिलीट किया और जो स्पेस क्रिएट हो गया वो हमने जोड़ दिया वापस 3 से, तो 1 2 3 5 ऐसा हो गया, 5 6 7, या 1 2 3 4 5, और हमें एक 4 के बाद 5वें नंबर का शॉट नहीं चाहिए और एक एडिशनल शॉट चाहिए, तो स्पेस क्रिएट किया आपने, एक एक्स्ट्रा शॉट डाला, हो गया 1 2 3 4 4A और 5। तो नॉन लीनियर एडिटिंग वो वर्ड के में टाइप करने जैसे होती है। फिर एक और टर्म यूज होता था ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एडिटिंग। अब ये ऑनलाइन और ऑफलाइन एडिटिंग को दो तरीके से लोग, या मैंने जो भी पढ़ा है वो कम्युनिकेट करते हैं। ऑनलाइन मतलब कि मल्टी कैमरा सोर्स लगाया आपने, एक मिक्सर जोड़ दिया, जैसे क्रिकेट में होता है 26 कैमरे लगे हुए हैं ग्राउंड पे, और वो सिलेक्शन मिक्सर से करते हैं कि कौन सा शॉट, कौन सा एंगल इस समय ऑनलाइन जाएगा और या टेलीकास्ट होगा। तो वो ऑनलाइन वीडियो के लिए हम चेंज करते जाते हैं और वो हो जाता है। मगर ऑफलाइन एडिटिंग मतलब टेप्स वगैरह या रशेस के साथ जो भी करना है वो करते हैं। मगर ऑनलाइन एडिटिंग का एक मतलब दूसरा भी है। पहले जब हम ये VTR टू VTR एडिटिंग कर रहे हैं या बीटा कैम वगैरह जो हायर खर्चीले एडिटिंग सेटअप होते थे, तो अगर हम ऑनलाइन एडिटिंग मतलब वहां जाके सिस्टम पे बैठ के एडिटिंग करेंगे पूरा रफ कट से लेके और सब कुछ, तो वो रेंट बहुत ज्यादा हो जाता था, उसका हायरिंग चार्जेस बहुत ज्यादा हो जाते थे। तो एक सॉल्यूशन ये निकाला था कि टाइम कोड के साथ VHS पे रशेस को ट्रांसफर कर लेते थे, टाइम कोड के साथ, टाइम कोड प्रिंट रहता था और लोअर फॉर्मेट पे हम एडिट करते थे, जिससे खर्चा या बजट में कमी आ जाती थी। और जब फाइनल हो गया तो वो पिन कोड सॉरी टाइम कोड लेके हम फिर एक्चुअल मशीन पे जाते थे और टाइम कोड के हिसाब से हमें डिसीजन नहीं लेना है, अब हमें सिर्फ पंचिंग करनी है रिप्लेस। तो उसको ऑनलाइन कहते थे। ऑफलाइन एडिटिंग मीन्स लोअर फॉर्मेट पे एडिटिंग और ऑनलाइन मीन्स लोअर फॉर्मेट से फिर अपर फॉर्मेट पे पंचिंग। Excuse me, sir. Yes. Sir, can I ask a question? या Sure, बाद sure. में पूछना। सर एक्चुअली मैं अभी आपने जो बताया कि लीनियर एडिटिंग और नॉन लीनियर एडिटिंग पे जब आए हम, तो लीनियर एडिटिंग के दौरान आपने कट टू कट की बात करी और एक AB रोल की करी। तो आई हैव यूज्ड AB रोल एडिट थिंग। तो जहां तक मुझे याद आ रहा है सर कि उसमें भी जब हम AB रोल का ऑप्शन आता था, तो जैसे मैंने शॉट 1 जो लिया है, शॉट 1 के बाद अगर शॉट 2 और शॉट 3 है, तो अगर मैं चाहूं तो डायरेक्ट शॉट 4 को सिलेक्ट करके भी मास्टर टेप के ऊपर कॉपी कर सकता था। तो यहाँ पर तो नॉन लीनियर वाली फ्रीडम हमें मिल रही थी सर AB रोल में। नहीं, आपने एक पूरा मास्टर बना लिया, 30 मिनट की एडिटिंग कर दी लीनियर के ऊपर। अब मैं आपसे कहता हूं कि 11 मिनट से लेके 13 मिनट तक मुझे नहीं चाहिए, मैं 10:30 बजे निकलूंगा। हेलो जी सर, बोलिए सर। हाँ, आपने पूरा मास्टर टेप बना लिया 30 मिनट का। अब मैं कहता हूं कि 11 मिनट से लेके 15 मिनट तक मुझे नहीं चाहिए, तो आप 11 मिनट से लेके 15 मिनट तक क्या आप उसको ज्वाइन कर पाएंगे? उसके लिए एक दूसरी प्रोसेस होती थी, पूरा डाटा 1 से लेके 11 मिनट तक एक दूसरे टेप पे ट्रांसफर करते थे। जी सर। और फिर 11 से लेके 15 तक स्किप करके 15 से फिर दूसरे टेप के ऊपर। यहाँ एक लिमिटेशन हो जाती है, दैट इज जनरेशन लॉस। जी सर। मास्टर टेप में जो क्वालिटी है वो आपको सेकंड जनरेशन में नहीं मिलती, ग्रेन्स आने लग जाते हैं। तो ये इसलिए वहां पे एक लिमिटेशन है जो नॉन लीनियर में नहीं है। आप समझ रहे हैं ना? जब आप आपने 30 मिनट का कैसेट एडिट किया, 30 मिनट का मास्टर एडिट किया, मैंने कहा एक चीज हुई कि 20 से 4 मिनट का हटा ही देना या 4 मिनट का रिप्लेस कर देना। तो रिप्लेसिंग इज इजी, वो मैंने आपको वो लीनियर में बताया। लीनियर में भी रिप्लेस कर सकते हो आप 11 से 14 तक, कोई दूसरी चीज होती नहीं ड्यूरेशन की। अगर वो ड्यूरेशन बढ़ती है तो फिर वो नॉन लीनियर हो जाता है, क्योंकि आप टेप को जब टच नहीं कर सकते तो आप काट नहीं सकते। फिल्म को काट सकते हैं आप, है ना, टेप को नहीं काट सकते, ड्यूरेशन को कट नहीं कर सकते। आप फिर मास्टर टेप को दूसरे टेप में ट्रांसफर करते हैं जहां जनरेशन लॉसेस होते हैं, जो NLE में नहीं होते। NLE में जो फर्स्ट कॉपी हो, रफ कट मतलब जो फर्स्ट कॉपी होगी वही जनरेशन, उसकी क्वालिटी मेंटेन रहती है। और हमारा सारा खेल फिक्शन में,
या इसमें भी सारा खेल क्वालिटी का है। पिक्चर क्वालिटी मैटर्स। अगर आपने इतना शूट किया हुआ है, इतना अच्छा शूट किया हुआ है, जस्ट बिकॉज ऑफ जनरेशन लॉस आप इसलिए कर रहे हैं कि आप नॉन लीनियर नहीं कर सकते, उसकी बात करें, है ना। तो रिप्लेसमेंट आसान है लीनियर में, बट वो शॉट हटाना बहुत मुश्किल है। उसके लिए फिर आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ती बहुत सारी चीजें। इज इट क्लियर? क्लियर है आपको? जी सर, जी सर, थैंक यू सो मच सर। सर एक छोटा सा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, क्वालिटी की बात करी आपने। जो फीचर फिल्में या मतलब बॉलीवुड हॉलीवुड की जो फिल्में है वो फिल्म पे शूट होती है और फिर कैप्चरिंग करके उसे हम लोग एडिट करते हैं एनिली पे ही। मैं राहुल खड़िया बोल रहा था सर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से। जी, तो मैं यही पूछ रहा था कि इसका मतलब जनरेशन लॉस या क्वालिटी लॉस वहां पर भी थोड़ा बहुत तो होता ही होगा सर? सेल्यूलाइट में जी नहीं, सेल्यूलाइट में आप जो एडिटिंग करते हो तो वो उस शॉट से नहीं करते जो शूट हुआ था। वो नेगेटिव है जो लैब में प्रिजर्व है। नेगेटिव से एक आपको रश प्रिंट, आपको प्रिंट दे दिया गया है। अब आप उस प्रिंट को काटो, फाड़ो, चीरो, कुछ भी करो, क्योंकि ओरिजिनल नेगेटिव तो लेबोरेटरी में सेव है। तो जब हम एडिट करते हैं तो हम एक एक्चुअली नेगेटिव से पॉजिटिव एक कॉपी मिलती है। आप लोगों ने पहले फिल्म अपना फोटो खींची होगी, रील वाली। आप देखते हैं नेगेटिव अलग चीज है, उस नेगेटिव से आप कितने भी प्रिंट बना सकते हैं। तो आप नेगेटिव से आपके पास एक प्रिंट आता था, आप प्रिंट के ऊपर कुछ भी करो, नेगेटिव पे थोड़ी ना कर रहे हो आप, तो नेगेटिव तो सेफ है। तो इसलिए क्वालिटी लॉस होने का सवाल उठता नहीं है फिल्म में। क्लियर? जी सर, जी, है ना, क्योंकि नेगेटिव को नहीं आप एडिट करते हैं, नेगेटिव को तो आप टच भी नहीं कर सकते, वो लैब में प्रिजर्व रहती है। फिल्म में फिल्म में कैमरे से हम लोग नेगेटिव शूट करते हैं और नेगेटिव लेबोरेटरी में। एक मिनट में थोड़ा पानी पी। फिल्म कैमरे में हम नेगेटिव डालते हैं, नेगेटिव एक्सपोज होती है, नेगेटिव जाती है एक्सपोज होने के बाद लेबोरेटरी में। लेबोरेटरी उस नेगेटिव को डेवलप करके एक प्रिंट आपको दे देती है। उस प्रिंट की आप एडिटिंग करते हैं। एडिटिंग करने के बाद उस प्रिंट को हम शो नहीं करते, वो प्रिंट फिर नेगेटिव कटिंग के पास जाता है। तो जो आपने एडिटिंग में डिसीजन लिए हुए हैं कहाँ से कहाँ तक लेना है, टाइम कोड है, वैसे फिल्म में भी नीचे अगर आप देखेंगे तो एक कोडिंग चलती रहती है काउंटर टाइप। नेगेटिव वो निकालते हैं और उससे मैच करके नेगेटिव का एक फाइनल रील बनाते हैं एडिटेड, और उस नेगेटिव से जो हमें प्रिंट मिलता है वो प्रिंट फिर रिलीज प्रिंट में जाता है। और नेगेटिव लैब के पास सुरक्षित है। आपको 50 प्रिंट चाहिए तो लेबोरेटरी 50 प्रिंट निकाल के देगी। फिर अभी फिल्मों के तो सारे ऑल ओवर इंडिया डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ना, एक कॉपी से काम थोड़ी ना चलेगा उनको तो। सर यहाँ तक तो ठीक था सर कि अपन ने नेगेटिव से उसका एक प्रिंट बना लिया, मगर अब क्या हो रहा है, नॉन लीनियर एडिटिंग जब से आई है, लोग फिल्म में शूट करते हैं, उसका प्रिंट लेते हैं और एडिटिंग नॉन लीनियर में करते हैं। तो उस थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे इस प्रोसेस पे सर? प्लीज रिपीट कीजिए आप। फिल्म पे शूट करेंगे सर हम, हाँ ठीक है, और एडिटिंग हमें नॉन लीनियर पे करनी है उसकी, तो वो कैसे वो पॉसिबल है सर? देखो फिल्म पे शूट किया सर, इसके साथ इसी में और जोड़ लीजिए सर, सॉरी टू डिस्टर्ब सर, इसी में और लीजिए कि कलर करेक्शन इफेक्ट्स वाला हम प्रोसेस कब इंक्लूड करते हैं उसमें? कलर करेक्शन का जो सीसी का काम है वो तो फाइनल कट होने के बाद करते हैं, है ना। कलर स्पेशलिस्ट होते हैं आजकल। एक्चुअली एडिटर से बहुत ज्यादा उम्मीदें करने लगे हैं कि एडिटर ही ग्राफिक का काम भी कर ले, एडिटर ही एनिमेशन का भी थोड़ा बहुत काम कर ले, कलर करेक्शन भी वही कर ले, स्पेशल इफेक्ट्स, जबकि ये एक अलग अलग स्पेशलाइजेशन जॉब है ना। कलरिस्ट हैं, रहते हैं इंडस्ट्री में, जो उनका वास्ट एक्सपीरियंस रहता है और अप टू डेट रहते हैं, वो कलर करेक्शन का काम कलरिस्ट करते हैं हायर एंड प्रोडक्शन में। और नॉर्मल जो प्रोडक्शन है डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह के या लो बजट के, उसमें एडिटिंग में ही कलर करेक्शन का काम किया जाता है। कलर करेक्शन दा विंची रिजॉल्व नाम सुना होगा आपने। दा विंची एक सॉफ्टवेयर है अलग से,
उसके ऊपर कलर करेक्शन का काम प्रोफेशनली ज्यादा अच्छी ढंग से करते हैं। बॉम्बे में वही चलता है, दा विंची। दूसरा आपका था कि फिल्म पे शूट किया हुआ है और एडिटिंग नॉन लीनियर पे करना, तो हमें फिर उसकी फिल्म की सेलुलाइट की डिजिटल कॉपी चाहिए। यहाँ एक प्रोसेस इन्वॉल्व हो जाती है टेलीसिने, जिसमें फिल्म को प्रोजेक्ट किया जाता है और या फिल्म के एक एक फ्रेम को डिजिटल इमेज में कन्वर्ट करके वो डिजिटल कॉपी हमारे पास आती है और उस पर हम एडिटिंग करते हैं। इसका रिवर्स भी होता है। आपने नॉन लीनियर पे एडिट की है पूरी फिक्शन फिल्म, आपने एडिट कर ली, अब आपको उसको टॉकीज में दिखाना है। टॉकीज भी अब दो टाइप के हैं, एक तो आपके डिजिटल प्रोजेक्शन के साथ है, जो भी आपके मल्टीप्लेक्स वगैरह है वो तो सब डिजिटल है। अब वो रील वाला प्रोजेक्शन तो कोई यूज नहीं करता शहरों में, लेकिन कस्बों में और दूसरी जगह अभी भी सेलुलाइट वाले प्रोजेक्टर में तो डिजिटल कॉपी को फिर स्कैनर में डाल के और उसकी सेलुलाइट कॉपी बनाई। निगम जी एक क्वेश्चन था। हाँ मैडम। हाँ जी, ये बताइए कि जैसे नेगेटिव से अगर हम डिजिटल कॉपी बनाते हैं सिंगल फ्रेम करके या ट्रांसफर करते हैं किसी भी तरह से डिजिटल फॉर्म में, तो नेगेटिव से डिजिटल फॉर्म में जब ट्रांसफर करते हैं क्या तब क्वालिटी का लॉस होता है? इट्स डिपेंड करता है आपके सिस्टम के ऊपर, आपके प्रोसेस के ऊपर। जनरली इतना लॉस भी दो टाइप के ना, एक तो जो नोटिसेबल है, एक है अननोटिसेबल। तो अननोटिसेबल लॉस होते हैं, अननोटिसेबल लॉस, लेकिन इतना ज्यादा वो परसीव नहीं होता है, चल जाता है जिसको कहते हैं। तो उसका उल्टा भी है मैडम कि आपके पास डिजिटल कॉपी है, अब आपको उसको सेल्यूलाइट पे कन्वर्ट करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। वो भी टाइमलाइन पे जो मटेरियल होता है उसके हम सेल्यूलाइट कॉपी भी निकालते हैं, जो कि फिर कस्बों में टॉकीजों में जाती है दिखाने के लिए। तो वाइस वर्सा, उल्टा ये हमेशा से ही चलता रहता है। रिवर्स टेलीसिने, वैसे वर्षा में जब नेगेटिव से हम डिजिटल फॉर्म में लेकर आते हैं और डिजिटल से सेलुलाइट बनाते हैं, तो किसी कंडीशन में जो भी नोटिसेबल या अननोटिसेबल लॉसेस होते हैं वो होते हैं? हाँ, दोनों ही कंडीशन में या बहुत ये लॉसेस जो है, आप किस कंपैरिजन क्या कौन सा यूज कर रहे हैं, आप स्कैनर या कौन सा नेगेटिव स्कैनर आ रहे हैं, तो वो उनकी कैपेसिटी क्या है। अब धीरे धीरे चीजें इम्प्रूव होती जा रही है, तो कंटिन्यूस प्रोसेस है। हमारे पास अच्छे सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, अच्छे कोडेक आ रहे हैं, कौन सा कोडेक यूज कर रहे हैं इसके ऊपर भी है। तो वो किसी एक चीज के ऊपर नहीं है, रिजोल्यूशन कितना रख रहे हैं आप इसके ऊपर भी है। हायर द रिजोल्यूशन बेटर द पिक्चर क्वालिटी है ना। जी, थैंक यू। तो ये कुछ चीजें हैं। विजन मिक्सिंग और स्विचिंग। अब आ जाते हैं फॉर्मेट्स के ऊपर। सेल्यूलाइट में आपने देखे कि अलग अलग फॉर्मेट्स है, 8 mm, 16 mm, 35 mm, 70 mm, ये फॉर्मेट्स हैं। एनालॉग वीडियो में स्पूल टाइप, शुरुआत में स्पूल टाइप के आते थे, फिर कैसेट टाइप में आने लग गए, इस टाइप के कैसेट टाइप में आने लग गए, जिसमें एक बहुत पॉपुलर फॉर्मेट था VHS, वीडियो होम सिस्टम। फिर वीडियो होम सिस्टम का ही थोड़ा सा प्रोफेशनल वर्जन था सुपर VHS, SVHS, जिसकी क्वालिटी VHS से थोड़ी इम्प्रूव थी, बट प्रोफेशनल फील्ड में यूमेटिक ही यूज किया जाता था। शुरुआत में यूमेटिक फॉर्मेट लो बैंड है, फिर हाई बैंड में आया, इन बिटवीन और भी फॉर्मेट्स आए, बट वो इतने सिग्निफिकेंट नहीं है, इसलिए मैं यहाँ जिक्र नहीं कर रहा हूँ। बट इनके बीच में भी कुछ फॉर्मेट्स आए, और फिर बीटाकेम एक फॉर्मेट आया जो करीब 10-12 साल तक लगातार इंडस्ट्री स्टैंडर्ड टेलीविजन स्पेशली वो बना रहा बीटाकेम। यहाँ के इनकी जर्नी एनालॉग की खत्म हो जाती है। 90s के पीरियड में फिर डिजिटल का ज्यादा चला, तो डिजिटल में फिर मिनी टीवी टेप्स आते थे। दिस इज वन ऑफ द मिनी टीवी टेप। और मिनी टीवी दरअसल VHS का रिप्लेसमेंट था। मिनी टीवी, VHS इज इक्वल टू मिनी टीवी। होम सिस्टम के लिए ये टेप्स यूज होते थे। प्रोफेशनली DV यूज होता था, डिजिटल वीडियो। ये आप देख रहे होंगे DVC प्रो लिखा हुआ है इस पे। ये पैनासोनिक के थे और सोनी का DV कैम के नाम से DV प्रोफेशनल। ये कहना चाहिए यूमेटिक का रिप्लेसमेंट कह लें। बीटा से भी कंपेयर कर सकते हैं, बट डीसी बीटा में का रिप्लेसमेंट आया डीसी बीटा। तो ये डिजिटल टेप्स में ही रिकॉर्ड होती थी। अभी हम जो आजकल शूटिंग कर रहे हैं, कार्ड के ऊपर शूटिंग कर रहे हैं, वो सब इस जगह डिजिटल में भी टेप्स ही यूज होते थे।
और फिर इन टेप्स का डाटा ट्रांसफर किया जाता था हार्ड डिस्क के ऊपर सिस्टम पे, और सिस्टम से फिर NLE में यूज किया जाता था। एनालॉग वीडियो का जो वीडियो है वो प्ले किया जाता था, और कैप्चर कार्ड उस समय काफी पॉपुलर होते थे। तो कैप्चर का ये एनालॉग वीडियो है, तो बीच में कंप्यूटर और एनालॉग VCR के बीच में फिर एक डिवाइस चाहिए जो इसके सिग्नल को समझे, तो कैप्चर कार्ड ये काम करता था। तो कैप्चर कार्ड भी 2 टाइप के होते थे, कंपोजिट और कंपोनेंट। कंपोजिट में एक ही सिग्नल में पूरा वीडियो कैप्चर करते थे, और कंपोनेंट में RGB या CY कंपोनेंट जो लेवल के जो सिग्नल होते थे, 3 सिग्नल चलते थे, वो एक साथ कैप्चर होते थे। तो कैप्चर कार्ड के थ्रू डाटा को ट्रांसफर करना, यहाँ कैप्चर कार्ड की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी डिजिटल फॉर्म में है, बट हार्ड डिस्क में आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो ट्रांसफर करना। फिर अब जो है डिजिटल वीडियो का चलन है, तो टेप्स भी डिजिटल टेप्स हो या एनालॉग टेप्स हो या सेल्यूलाइड टेप्स, इनका खत्म ही ऐसा हो गया। अब डिजिटल वीडियो में हम कैमरा में सीधे मेमोरी कार्ड डालते हैं, मेमोरी कार्ड में वो सीधे डाटा रिकॉर्ड होता है, हमें ऑलरेडी वो फाइल के फॉर्मेट में मिलता है, उस फाइल को हम अपने सिस्टम पे कॉपी करते हैं हार्ड डिस्क में, और वहां से हम टाइमलाइन पे लाते हैं। डिजिटल वीडियो में बताने की जरूरत नहीं, सभी जानते हैं। SSD ज्यादा यूज होती है, SSD मैंने बताया आपको, जिसमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं है तो स्पीड थोड़ी बेटर मिल जाती है। हार्ड डिस्क है, नॉर्मल हार्ड डिस्क है, कुछ बीच में ऐसे भी ऑप्शन आए कि सीधे आप कैमरे में मेमोरी कार्ड की जगह सीधे हार्ड डिस्क भी लगा सकते हैं, उसमें भी रिकॉर्ड हो जाता था मेमोरी कार्ड। फिर VCD DVD इन सब का विदाई समारोह हो ही चुका है लगभग। फिर बीच में एक और आया ब्लू रे डिस्क, DVD जहाँ 4 और 8 GB की कैपेसिटी की आती थी, तो ब्लू रे डिस्क 32-64 GB तक, 32-64 GB डबल साइडेड, वो भी काफी पॉपुलर हुई। और ये कुछ फाइलों के नाम है, MPEG-1, MPEG-2, AVI, WMV, HD, 4K, 8K, ये सब। अभी HD चल रहा है, 4K और 8K, फीचर का सारा काम 4K में चल रहा है, और 8K में भी आ गए हैं एक में। तो ये माइग्रेशन इस तरीके से HD to 4K और 8K में चल रहा है। यहाँ पे एक शब्द यूज किया है, MPEG। MPEG क्या हुआ कि जब शुरुआती दौर में एनालॉग वीडियो और ये कंप्यूटर वगैरह इनका यूज ज्यादा हुआ, तो जो एनालॉग वीडियो था उसको फाइल में कन्वर्ट करने के लिए 7 बड़ी कंपनियों ने एक ग्रुप बनाया। 7 बड़ी, सोनी उस समय काफी बड़ी कंपनी हुआ करती थी वीडियो के मामले में, पैनासोनिक, इन्होंने मिलकर एक ग्रुप बनाया जिसे मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप कहा जाता है। उन्होंने पूरा स्टडी किया कि किस तरीके से कोडिंग करेंगे, किस तरीके से ट्रांसफर करेंगे, और फाइल का साइज क्या होगा, रिजोल्यूशन क्या होगा, एस्पेक्ट रेशियो क्या होगा। तो वो मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप जो है, उस ग्रुप के नाम पे ही इसका फाइल का फॉर्मेट बन गया MPEG। उन्होंने इसको एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर ADC उसको स्टैंडर्डाइज किया। और शुरुआत में MPEG इज अ फैमिली जिसमें बहुत सारे फॉर्मेट है, 1, 2, 4, 26, 27, 28 तक बहुत सारे फॉर्मेट। तो MPEG-2 फाइल काफी पॉपुलर रही। MPEG-1 होम वीडियो के लिए रहती थी, वो प्रोफेशनली MPEG-2 में काम करता है, दैट इज 725-76। AVI अगेन, इसमें कंप्रेशन बहुत कम रहता था बट बहुत यूज होती थी। आजकल जो यूज हो रहे हैं वो H.264 कोडेक के साथ MPEG-4 पहले ग्राफिक्स वगैरह के लिए शुरुआती स्टेज में फॉर्मेट बनाया गया था, बाद में MPEG-4 ने अपने आप को काफी इम्प्रूव किया और अब प्रोफेशनली भी यूज हो। तो ये कुछ फाइल फॉर्मेट्स हैं जो, इसके अलावा बहुत सारी फाइल फॉर्मेट्स हैं, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा सर। एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, एक क्वेश्चन था सर। फाइल फॉर्मेट्स में कई बार हमने ये देखा है MP4 में ही कुछ फाइल कि हमें रिजोल्यूशन जो स्क्रीन पे दिखता है वो बहुत लो दिखता है और कुछ बहुत हाई दिखता है। ये विजुअली की बात कर रहा हूँ मैं, टेक्निकली बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये किस कारण से ऐसे रिजोल्यूशन हमें कई बार लो और कई बार हाई दिखता है MP4 में ही? हाँ, वो जब आप फाइल एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो वहाँ बिट रेट वगैरह बहुत सारे पैरामीटर्स आते हैं, तो उनके ऊपर मैं अभी आपको सॉफ्टवेयर में जाऊंगा तो वहाँ आपको बताऊंगा कि क्वालिटी, देखो क्वालिटी क्या है।
क्वालिटी डिपेंड करेगी आपके रिजोल्यूशन के ऊपर, क्वालिटी डिपेंड करेगी आप कौन सा कोडेक यूज कर रहे हो और कितना कंप्रेस कर रहे हो। मतलब HD में ही आपको 30 मिनट की फाइल का साइज आपको HD में 10 GB से लेके 2 GB तक हो सकता है ना। तो HD है दोनों, 2 GB की भी फाइल बन रही है 30 मिनट की, और 8 GB 10 GB की भी बन रही है, बट फाइल साइज तो छोटा हो रहा है ना। मतलब कहीं ना कहीं आपने कंप्रेशन किया हुआ है, अब कौन सा कंप्रेशन यूज किया उसके ऊपर भी। अच्छा, धीरे धीरे ये भी बहुत एडवांस होते जा रहे हैं कंप्रेसर में। अभी 264 हम यूज कर रहे हैं, अभी 265 आ गया है। 265 बेटर क्वालिटी विथ मिनिमम रिड्यूस्ड फाइल साइज, मतलब जस्ट उल्टा हो गया कि क्वालिटी भी आपको मिल रही है और फाइल साइज भी छोटा हो रहा है। तो 265 इज गोइंग टू पिक, या अभी भी यूज हो रहा है 265 HD और 4K में 265 ही यूज हो रहा है। तो ये तो अनवरत प्रोसेस, कंटिन्यूस प्रोसेस है। आपने को रोज कुछ नया कोडेक मिलेंगे, रोज कुछ नई फाइल फॉर्मेट्स मिलेंगे, है ना। इन बिटवीन बहुत सारी फाइल फॉर्मेट्स है, मैं उस पर डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट ये कुछ मेजर जो है कॉमनली यूज। Sir, respected sir, sir, what is the difference between 4K and 8K? हाँ, मैं टेक्निकली साइज का, आपने पासपोर्ट साइज का फोटो देखा है? यस सर। और आपने पोस्ट कार्ड साइज का फोटो देखा है? यस सर। और A4 साइज का फोटोग्राफ देखा? यस सर। और होर्डिंग्स देखे? इसमें साइज का डिफरेंस आता चला जा रहा है ना। आपको नहीं लगता पासपोर्ट साइज, पोस्ट कार्ड साइज और फिर A4 साइज, तो रिजोल्यूशन ये जो साइज है ये चेंज होते जा रहे हैं। बड़ा साइज मतलब मोर नंबर ऑफ पिक्सल मींस बेटर क्वालिटी। ये हम अभी आपको 4K और 8K आगे की स्लाइड में हम आपको और अच्छे तरीके से डिफाइन। थैंक यू सर। Sir, another doubt. Yes. Is it same with the IMAX and regular ones? Because in IMAX they shoot in a separate camera. And then the regular ones they use normal cameras like Blackmagic, Red Epic, and all the other stuff. So does it work the same in that particular thing, or how will the footage be like in IMAX cameras? Because as we have not experienced it, it is used in higher end Hollywood movies. IMAX के अलावा रेड भी काफी यूज होता है। वहां पे वो हायर रिजोल्यूशन में। अच्छा देखिए, जो आपको एडिटेड मटेरियल दिख रहा है, जो फाइनल प्रोडक्ट दिख रहा है, वो बहुत सारी लेयर और प्रोसेसिंग से गुजरने के बाद दिख रहा है। आप समझ रहे हैं? लेयर्स मतलब जो कैमरे से शूट किया हुआ है उसमें हमने बैकग्राउंड चेंज कर दिया ड्यूरिंग एडिटिंग, क्रोमा की वगैरह इसके थ्रू, तो वो ओरिजिनल फुटेज तो अब रहा नहीं ना, वो तो प्रोसेस हो चुका है। उसी तरीके से अगर आपने रेड पे आपने 2 कैमरे से शूट किया है, एक रेड से IMAX से शूट किया है और दूसरा नॉर्मल कैमरे से शूट किया है, तो जो नॉर्मल कैमरे का सिग्नल है वो एज इट इज थोड़ी ना आप फाइनल प्रोडक्ट में डाल रहे हैं, उसको भी तो प्रोसेस कर रहे हैं। तो वो प्रोसेसिंग से भी क्वालिटी में फर्क पड़ता है। मल्टी लेयरिंग कर रहे हैं, बैकग्राउंड चेंज कर रहे हैं, कलर करेक्शन कर रहे हैं, तो बहुत सारे मैनिपुलेशन तो कर दिए आपने। आप रा तो यूज, हाँ अगर आप रा यूज करेंगे तो समझ में आएगा कट में। इज इट क्लियर? अगर आप रा यूज करेंगे, एक शॉट आपने रेड का या IMAX का डाला और दूसरा शॉट आपने इंफीरियर कैमरे का या नॉर्मल कैमरे का डाला, तो जो जंप कट पे आएगा वो आएगा, बट आफ्टर प्रोसेसिंग वो चेंज हो जाएगा, इनहेंस होगा। क्योंकि पूरी जब हम फिल्म का कलर करेक्शन करते हैं, पूरी फिल्म की प्रोसेसिंग करते हैं, तो हम पूरे फिल्म के रेफरेंस में उसको करते हैं, ना कि एक पर्टिकुलर शॉट को रेफरेंस में। तो IMAX के अलावा रेड काफी यूज होता है। सर इसी के साथ जब आप 4K और 8K बता रहे हैं, तो मेरे ख्याल से रॉ का भी जिक्र आपने करा अभी, तो रॉ को भी थोड़ा सा एलोबरेट कर दे तो ज्यादा बेहतर होगा सर। हाँ, वो भी कैमरा रॉ की जो फाइलें हैं वो भी हेवी फाइलें हैं, हाई रेजोल्यूशन फाइलें हैं, डिटेलिंग काफी है। बट आपको ये भी तो सोचना है कि आपका जो यूजर है, जो आपका फाइनल आउटपुट जा रहा है, वो लोग भी उसको प्लेबैक करने के कैपेबल हैं कि नहीं है ना। तो हम रॉ फुटेज देखो, अगर आप हायर क्वालिटी से लोअर की तरफ जा रहे हैं तो क्वालिटी मेंटेन रहती है। अगर आप लोअर क्वालिटी में शूट करके और हायर फॉर्मेट में जा रहे हैं तो ग्रेन्स आएंगे, क्वालिटी विल रिड्यूस। ये तो एक यूनिवर्सल सिद्धांत है। तो हम क्या करते हैं, हमेशा रॉ शूट करते हैं या हायर एंड पे शूट करते हैं और उसको प्रोसेस करके अब
अगर वो ट्रांसमिशन के लिए जा रहा है तो ट्रांसमिशन के जो स्टैंडर्ड है वो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। भूल जाइए आपका क्या शूटिंग किस फॉर्मेट में हुई है, रेड में हुई है, फिल्म सेलुलॉइड में हुई ना, वो आपको टेलीविजन स्टैंडर्ड जो है वो फॉलो करने पड़ेंगे। ट्रांसमिशन के जो इक्विपमेंट है उसके हिसाब से आपको फॉलो करने पड़ेंगे, साइज और रेजोल्यूशन। अगर आपको उसको होम सिस्टम पे डालना है, वीसीडी में देना है, डीवीडी में देना है आपको, या नेट पे अपलोड करना है, आप क्या रा फाइल को आप नेट पे अपलोड करेंगे तो देखने वाला तो घंटों उसको डाउनलोड ही करते बैठेगा, नहीं तो नेट पे आपको हल्की फुल्की फाइल चाहिए। तो कैमरा रा सिग्नल जो है दैट इज हाई क्वालिटी, दैट इज ओनली फॉर आवर एडिटिंग पर्पस, बट आफ्टर एडिटिंग जिसको जो चाहिए उस फॉर्मेट में हम देने के काबिल रहेंगे अगर हम रा फॉर्मेट पे शूट करते हैं और प्रोसेस करते हैं, है ना। जिसको होम व्यूइंग के लिए चाहिए उसको हम क्यों इतना हैवी फाइलें देंगे, या एक सीडी जो एक डीवीडी है वो 4 GB की है तो उसमें हम डाटा उसके हिसाब से देंगे, ज्यादा होगा तो ब्लू रे दे देंगे। ब्लू रे में किसी के पास ब्लू रे का प्लेयर नहीं है तो बेकार है उसके काम। आगे बढ़े। अब यहाँ पे जो आपने बात की 4K 8K ये सब रिजोल्यूशन में आ जाता है। रिजोल्यूशन नंबर ऑफ पिक्सल और पिक्सल का विड्थ और पिक्सल की हाइट। हाँ, ये पिक्सल क्या हुआ, स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई एक पिक्चर की। क्लियर है, आगे बढ़ो। ये अभी जो आप बोल रहे हैं 4K और इसमें ये 8K 76/80 7680/4320। अभी जो HD चल रहा है वो 1920/1080 चल रहा है, ठीक है, टेलीविजन पे। फिल्म के लिए अभी भी ये वाला चल रहा है 4K। 4K इज 3840/2160 ये रेजोल्यूशन है, और इसका फिर 8K में आ जाएंगे तो 7680/4320। मोर नंबर ऑफ पिक्सल, मोर डिटेलिंग, मोर क्वालिटी, बट बिगर द फाइल साइज। You need more space. You need faster processor to edit. You need faster processor to play. तो ये फ्यूचरिस्टिक है 8K। हालांकि अभी भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, 8K के भी मार्केट में आ गए हैं, और ये अभी इस समय पॉपुलर है HD टेलीविजन पे। फिल्म के लिए इन बिटवीन भी है, क्वाड HD है, इन हाई HD और 4K के बीच में, या HD में भी HD और SD इन दोनों के बीच में भी 1400/1080 या 1200/1080 जिनको HD रेडी कहते हैं, नॉट फुल HD। ये 1920s फुल HD। एक्चुअली डिजिटल रिवॉल्यूशन का ये फायदा भी हुआ है, तो ये भी हुआ है कि अपनी डपली अपना राग, मतलब आप जिस साइज में चाहे जिस साइज में बना लें, जिस उसमें चाहे। पहले टेप है तो आप टेप में जब रिकॉर्ड करते हैं तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है, डिजिटल में भी कोई चॉइस नहीं है। आपने कैमरे का बटन दबाया, कैसेट डाला, अब वो जो भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसमें वो रिकॉर्ड कर रहा है, DVC प्रो या डीवीडी। बट हियर जब आप रिकॉर्ड करते हैं तो आप सब कुछ अपनी इच्छा से कस्टम, ये वैसे ही है कि बुफे सिस्टम में खाना कि भाई सब रखा है, जितना चाहे उतना प्लेट में डाल लो, वैसे ही सब रखा है। आप 1920 रख लो या 720 रख लो, या जो मर्जी चाहे वो आप रख सकते हैं, है ना। तो ये तो आप 4K 8K की बात कर रहे थे, तो ये 4K 8K। अब एक बहुत दूसरा टर्म आ जाता है कि शॉट की लेंथ। भाई फिल्म क्या है, सीन, एक एपिसोड है 24 मिनट का, 4-5 सीन है वो, 5 मिनट का एक सीन, 5 मिनट के 5 सीन, 25 मिनट का एक एपिसोड हो गया। लेकिन एक सीन बना है वो नंबर ऑफ शॉट से मिलके बना है। जैसे सीन ऑफ ड्राइंग रूम, तो ड्राइंग रूम में एक परफॉर्मर लेफ्ट में, एक राइट में, इसके इतने डायलॉग है, इसके ये डायलॉग है, उसका क्लोजअप, उसका लॉन्ग शॉट, टॉप एंगल, रिएक्शन। तो एक सीन में बहुत सारे शॉट हैं, मगर एक शॉट मतलब कैमरामैन ने रिकॉर्ड बटन दबाया और स्टॉप बटन दबाया, इन बिटवीन जो भी रिकॉर्ड हुआ दैट इज शॉट। एक शॉट में क्या है, सीन में तो नंबर ऑफ शॉट्स हैं, बट शॉट में मल्टीपल फ्रेम्स हैं। 1 सेकंड का शॉट है तो 25
फ्रेम से, सेलुलॉइड में वो 25 इंडिविजुअल फोटोग्राफ से, फुल फ्रेम फोटोग्राफ। एनालॉग में थोड़ा वो फुल फ्रेम की जगह की फ्रेम और कंपैरिजन, बट एक शॉट में मल्टीपल फ्रेम्स है। लेकिन उस फ्रेम में भी क्या है, उस फ्रेम में नंबर ऑफ पिक्सल हैं, और उस पिक्सल में भी क्या है, उस पिक्सल में है RGB की वैल्यू। ये हमारे RGB प्राइमरी कलर है। जो प्रिंट वाले हैं वो इससे सहमत नहीं है, प्रिंट वाले कहते हैं कि CMY के प्राइमरी है, और जो चित्रकार टाइप के प्रिंट कागज पे हैं उनके प्राइमरी कलर येलो में भी होते हैं, बट हमारे टेलीविजन में RGB है। तो वो RGB की वैल्यू है। अगर यहाँ पे आप देखें ये पिक्सल है तो यहाँ पे रेडिश ज्यादा है, बट यहाँ पे ब्लैक ज्यादा है, तो ये जो RGB की वैल्यू का पिक्सल है यहाँ पे R वाला ज्यादा होगा। यहाँ व्हाइट है तो दूसरे पिक्सल की वैल्यू होगी, यहाँ ब्लू है तो ब्लू पिक्सल की वैल्यू होगी। तो RGB की वैल्यू है एक फ्रेम में, एक फ्रेम में पिक्सल है, पिक्सल में RGB की वैल्यू है, और ये RGB की वैल्यू 0 से 255 तक होती है, जिसे 256 कहते हैं, 0 मिला दे दो। अगर प्योर रेड है, अगर मेरे बालों का पिक्सल आ रहा है तो वहां पे सारी वैल्यूज RGB की वो 0 हो जाएगी, तो ब्लैक हो गया। अगर RGB की सारी वैल्यू 255 मतलब मैक्सिमम हो गई तो प्योर व्हाइट हो गया। इन बिटवीन सारे कलर हैं, 16 मिलियन कलर्स। रेड 256, ब्लू 0 तो ग्रीन 0, तो वो प्योर रेड हो गया। तो RGB की वैल्यू तो शॉर्ट है, वो सीन में कन्वर्ट है, सब सीन मिला के एक एपिसोड या फिल्म हो गई। तो अगर एक शॉट है उसमें फ्रेम है, फ्रेम में पिक्सल है, पिक्सल में पिक्सल की वैल्यू है। ये एक तरीके से पूरा आपका फिल्म का टेक्निकली कॉम्बिनेशन है। परंतु एक फ्रेम में हम क्या देखते हैं, एक फ्रेम में हम कोई भी फ्रेम आया, कलर देखते हैं, प्रॉपर्टीज देखते हैं, कॉस्ट्यूम देखते हैं, लाइटिंग, कंपोजिशन, परफॉर्मर्स यानी आर्टिस्ट देखते हैं, उनकी पोजीशन देखते हैं, उनका लुक देखते हैं, हाईलाइंस, एक्सपोजर देखते हैं कैमरे का, डेप्थ ऑफ फील्ड की डेप्थ कितनी है। डेप्थ ऑफ फील्ड मतलब अगर ड्राइंग रूम का सीन है, दरवाजा है मेन गेट, उसके बाद रूम है, उसके पीछे किचन है, तो वो जो डेप्थ नजर आनी चाहिए वो भी कितनी हमें फ्रेम में दिख रही है। डेप्थ जनरली अपर्चर के ऊपर डिपेंड करती है, लाइटिंग कितना किया था उससे कितना अपर्चर मिला। फिर हम बैकग्राउंड देखते हैं, हम फोरग्राउंड देखते हैं कि बैकग्राउंड किस कौन से कलर के, हर एक चीज को हम किसी बैकग्राउंड के अगेंस्ट ही देखते हैं ना। अभी मैं आपके सामने हूं तो मेरे पीछे वो लैम्प शेड की बैकग्राउंड है या फ्लावर की जो पेड़ लगा है उसकी बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड देखते हैं, एंगल देखते हैं, 3 एंगल है, लो एंगल, नॉर्मल एंगल, टॉप एंगल, ये सारी चीजें हम एक फ्रेम में देखते हैं। इसका रेफरेंस मैं आगे बताऊंगा क्यों। अब हमारे सारे शॉट्स आ गए, रशेज आ गए, हमने टाइमलाइन पे रखा। अब टाइमलाइन में रखने के बाद प्रीव्यू करने के बाद करना क्या है, करना है इन पॉइंट एंड आउट पॉइंट सेट करना है हर शॉट का। ये सारे डिसीजंस हैं आपके, कहां से शॉट शुरू होगा, कहां खत्म होगा। तो जहां खत्म होगा उसके बाद अगला शॉट शुरू होगा। तो एक शॉट का इन पॉइंट और आउट पॉइंट, जो इस शॉट का आउट पॉइंट है वो अगले शॉट का इन पॉइंट हो जाएगा। पूरी फिल्म यही तो है, एक शॉट का इन आउट, दूसरे का इन आउट, तीसरे का इन आउट, पूरी फिल्म हो गई एडिटिंग। तो इन पॉइंट और आउट पॉइंट, इन पॉइंट कहाँ लगाना है ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग, या कहना चाहिए यहाँ आपके एस्थेटिक्स आते हैं, यहाँ टेक्निक की जगह एस्थेटिक्स आते हैं कि कहाँ से उठाएं शॉट को। पहले एनालॉग वीडियो होता था तो जैसे आपने कैमरा रोल किया उसके बाद डायरेक्टर 10 सेकंड काउंट करता था, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 0 और एक्शन से वो एक्शन बोलने के बाद भी वो आर्टिस्ट थोड़ा सा टाइम लेता था शुरू करने के लिए। यहाँ हम वो एरिया हटा देते हैं, इन पॉइंट में वो सब काउंटिंग और वो सब एक्शन से शुरू करते हैं। जैसे फ्रेम के बाहर से मेरा हाथ है तो ये मेरा इन पॉइंट हुआ, ये तो इन पॉइंट, और आउट पॉइंट वो खत्म हो गया, सारी कहानी है इन पॉइंट एडिटिंग। और सबसे बड़ा क्वेश्चन है वेयर टू कट, कट कहाँ लगाएं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है पूरी एडिटिंग में। और यही सब इन पॉइंट और आउट पॉइंट के ही डिसीजन है वेयर टू कट। और कितनी देर वो स्क्रीन पे रहेगा शॉट,
ये भी एक बड़ा सवाल है। तो शॉर्ट की लाइफ, शॉर्ट ने जब अपना पर्पस खत्म कर दिया, कम्युनिकेट जो करना था कर दिया, खत्म, कट कीजिए उसको, नया शॉर्ट लाइए। शॉर्ट की जो लाइफ है वही अब एक प्रोडक्ट की भी लाइफ, एक कंपनी है वो एक मोटरसाइकिल मार्केट में उतारती है, हीरो होंडा CD100, उसकी सेल का ग्रोथ ग्राफ ऊपर जाता है, फिर वो रुक जाता है, फिर गिरने लगती है सेल, तो वो नया मॉडल, वो उस मॉडल को डिसकंटिन्यू कर देता है, नया मॉडल निकाल देता है, फिर से सेल वही ग्राफ अप हुआ, तो चलता रहता है। वैसे ही शॉर्ट का भी है, एक शॉर्ट स्क्रीन पे आया तो एक्सपेक्टेंसी का ग्राफ बनता है कि क्या है यार ये शॉर्ट, क्या है इसमें, क्या है, इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। जब वो इंटरेस्ट बढ़ता है, मगर जब समझ में आ जाता है कि क्या है, तो वो एकदम नहीं गिरता है, वो स्टे करता है, और स्टे करने के बाद वो गिरने लगता है इंटरेस्ट ऑडियंस का। आपका काम है एज एन एडिटर कि इंटरेस्ट को गिरने ना दें, बांध के रखें उस अपने ऑडियंस को, हिले नहीं, वो आंख नहीं जाती। तो कटिंग का क्या है, इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, होल्ड हुआ, कट कर दीजिए शॉर्ट, नया लाइए कुछ, फिर से नया ग्राफ बने, गिरने मत दीजिए इंटरेस्ट। और ज्यादा ही फास्ट करना है तो होल्ड पे भी मत काट दीजिए। शॉर्ट आया, इंटरेस्ट किया, स्टडी होने के पहले जॉइंट पे ही कट कर दिया, फिर नया शॉट लिया, धूम। एक पहले एक शॉट की मिनिमम लेंथ 1 सेकंड होती थी, मतलब 25 फ्रेम होती थी, अब कई बार तो 18 फ्रेम के भी कट लग जाते, इतना फास्ट कटिंग होता है। एक एक्सपेरिमेंट हुआ, एक बच्चे को टेलीविजन, जिसको बोलना नहीं आता, समझ नहीं आता, कुछ नहीं आता, छोटा बच्चा है 2 साल का, उसको दिखाए टीवी पे सामने दिखाया, और शॉर्ट्स तेजी से कट हो रहे हैं, फूल, हाथी, घोड़ा, ये तेजी से कट हो रहा है। वो हैरानी से देख रहा है स्क्रीन को, उसने पलक नहीं झपकाई, लेकिन फिर उसको एक जिसको कहते हैं टॉकिंग हेड, आधे घंटे का लंबा एक आदमी बोल रहा है, कुछ भी वो दिखाया, तो थोड़ी देर बाद उसकी आंखों में नींद आने लग गई। नंबर ऑफ शॉट्स आप जब चेंज करते हैं, वो इंटरेस्ट क्रिएट करता है, वो पेस क्रिएट करता है। तो एक शॉट की लाइफ उतनी है जितना उसका वो पर्पस सॉल्व किया, उसके बाद आप कट कर। तो ये कुछ एडिट डिसीजन में कहाँ कम करें, इन पॉइंट, आउट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट की लाइफ है। यहाँ मैं सीन नहीं बोल रहा हूँ, शॉर्ट बोल रहा हूँ। फिर ग्रामर आ जाती है, एडिटिंग में कुछ ग्रामर्स हैं। आपने शॉट लगाया, आखिरी शॉट है, आप उसको फास्ट जल्दी कट मत कीजिए, होल्ड दीजिए। होल्ड देने से पब्लिक समझ जाएगी कि बस ये खत्म होने वाला है, उसके बाद कट कीजिए। फेड, अब एक पिक्चर फेड आउट, आप जानते हैं पिक्चर नॉर्मल से ब्लैक में मर्ज होना, फेड आउट। इसका उल्टा, ब्लैक से फिल्म अपीयर होना, फेड इन। फेड का भी एक मतलब है, जैसे किताब है आपकी, बुक है, बुक में चैप्टर्स हैं अलग अलग, एक चैप्टर खत्म होता है, वो पढ़ना छोड़ देते हैं, वहां नया चैप्टर नए पेज से चालू करते, क्लियर होता है कि ये चैप्टर यहाँ एंड हो गया। वही फिल्म, हमारी फिल्म में भी हम वही ग्रामर यूज करते हैं। एक पर्टिकुलर टॉपिक है, चैप्टर है, उसकी बात खत्म हुई, उसका लास्ट शॉट फेड आउट किया, अगले का फेड इन किया, नया चैप्टर चालू हुआ। जैसे बोलते समय हम कॉमा, पॉजेस, ये सब करते, शॉर्ट्स में भी, फिल्म में भी हम वही सब करते। हमने शॉर्ट को होल्ड किया, मतलब थोड़ा सा कॉमा या पॉज जैसी चीज, फास्ट कट किया, मतलब कंटिन्यूशन है, ये चीजें होल्ड किया। फिर ट्रांजिशन का यूज करते हैं ग्रामर में। मुझे दिखाना है टाइम लैप्स, तो निश्चित रूप से मैं बहुत सारे शॉट्स को, आप लोग फिल्म में, फीचर फिल्म में देखते होंगे, हीरो बच्चा है, दौड़ रहा है, दौड़ते दौड़ते वो बड़ा हो गया, बट वो कट में बड़ा नहीं होगा, वो ट्रांजिशन कई बार डिसॉल्व दिए जाते हैं, कई बार मौसम के, फूलों के, वो सारे ट्रांजिशन करके टाइम लैप्स किया जाता है, वो भी एक तरीके का ग्रामर है। सेम साइज पे कट नहीं करते, झटका आता है, कंटिन्यूटी है, पिछले शॉट का से अगला शॉट मैच करना चाहिए कि ये कंटिन्यूटी है। तो रूल ऑफ वो इमेजिनरी लाइन का, ये सारी ग्रामर के अंतर्गत आता है। कंटिन्यूटी,
कंटिन्यूटी, भाई फिल्म तो एक सीरीज में चल रही है ना, दर्शकों को इससे मतलब नहीं कि ये पहला शॉट पहला थोड़ी ना शूट किया था, हो सकता है वो आखिरी शॉट हो। कल आपके जो एक जिनका लेक्चर था उन्होंने पाथेर पांचोली के एग्जांपल दिए कि वो जो ट्रेन वाला शॉट था और घास वाला शॉट था, तो वो 4 महीने बाद दूसरा पोर्शन शूट हुआ तो घास ही पूरी गायब हो गई थी। तो ये सब प्रॉब्लम शूटिंग में आती है, वो कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए। कंटिन्यूटी में हम क्या कहें, कंटिन्यूटी ऑफ कलर्स। अगर एक सीन, अच्छा सीन के अलावा कंटिन्यूटी अलग हो सकती है, बट एक सीन में अगर नंबर ऑफ शॉट्स हैं, एक सीरीज में आ रहे हैं, तो उनके कलर एक जैसे होने चाहिए। आपने एक ब्लैक फिल्म देखी होगी अमिताभ बच्चन वाली, वो तो पूरा ही टोन्स, एक टोनल वैल्यू में, पूरी फिल्म एक टोनल वैल्यू में चलती है, वो कलर करेक्शन में किया गया था। तो कंटिन्यूटी ऑफ कलर से, कंटिन्यूटी ऑफ एक्सपोजर है, लॉन्ग शॉट है ड्राइंग रूम का, और जब क्लोज अप आया तो एक्सपोजर ही चेंज हो गया, नहीं वो एक्सपोजर मैच करना चाहिए ओवरऑल। मिसिंग सीन, जो स्टेब्लिशिंग शॉट की कल बात हुई थी, मिसिंग सीन की स्टेब्लिशिंग शॉट के हिसाब से जो आप अलग अलग इंसर्ट्स से कट अवे या दूसरे एंगल से शॉट ले रहे हैं, तो उन सब में कलर, एक्सपोजर, कॉस्ट्यूम सेम होनी चाहिए। एक बड़ा मजेदार किस्सा है, हम लोग तो टेक्निकल फिल्में ज्यादा बनाते हैं, तो एक फैक्ट्री में शूट कर रहे हैं, तो सुबह 8 बजे से शूट किया और 1 बजे लंच करके आए, तो पता चला कि जो ऑपरेटर है वो सुबह वाला पगड़ी वाला है, और सेकंड हाफ में वो उसकी शिफ्ट चेंज हो गई, तो उसकी पगड़ी गायब हो गई, तो हमारे सारे शॉट्स गड़बड़ाने लग गए सुबह वाले। तो ये कॉस्ट्यूम की कंटिन्यूटी मेंटेन करना है। एक्शन की कंटिन्यूटी, प्रॉपर्टी जो रखी हुई है, लॉन्ग शॉट में तो घड़ी थी, क्लोजअप में घड़ी गायब हो गई। एक्शन की कंटिन्यूटी, एक विज्ञापन है जिसमें 2 आर्टिस्ट जो हैं वो दौड़ते हुए आ रहे हैं, टेबल के ऊपर छलांग लगा के जब गिरते हैं, तो दोनों जब छलांग लगा रहे हैं तो वो पोजीशन एक है, बट जब वो टेबल से उतरते हैं तो पोजीशन शिफ्ट हो जाती है। वो एक्टिंग की कंटिन्यूटी मेंटेन कर। पूछना चाहूंगा, इंटरप्ट करूंगा आपको, क्योंकि कंटिन्यूटी जो है ये हमें ध्यान रखनी चाहिए एट द टाइम ऑफ शूटिंग। यस यस यस। और इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा एट द टाइम ऑफ एडिटिंग। यस। तो इस पे थोड़ा सा सर आप जरा प्रकाश डालेंगे सर। शूटिंग में तो शूटिंग हो गई, इसलिए कहते हैं शूटिंग में हाथ खुले हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। एडिटिंग में हाथ बंधे हैं, अब आपको सिर्फ वही करना है जो आपके पास फुटेज आया है, उसी से ही प्ले करना है, आप कुछ नया नहीं कर सकते। कंटिन्यूटी का निश्चित रूप से ध्यान शूटिंग के समय रखना चाहिए, रखना पड़ता है या रखा जाता है। इसके लिए कंटिन्यूटी गर्ल करके एक डेजिग्नेशन होता है। जनरली लड़कियों को ये एक टीम मेंबर्स, फीमेल टीम मेंबर्स को ये काम बहुत अच्छे से, क्योंकि वो उनकी नज़र बहुत बारीक होती है, तो वो पकड़ाई में आती है कि कॉस्ट्यूम में जो ज्वेलरी पहनी है वो सेकंड शॉट में भी वही ज्वेलरी हो, वही पोजीशन हो, या मेकअप जैसा किया था वैसा ही मेकअप क्लोजअप में भी हो। क्योंकि एक शॉट लिया है, एक शॉट और दूसरे शॉट के बीच में घंटों का, दिनों का अंतर हो सकता है, तो कंटिन्यूटी वहाँ मेंटेन होती है। और इन एडिटिंग, ये हमारा एडिटर का काम होता है कि वो कंटिन्यूटी मेंटेन, शॉट लगाते समय इसका ध्यान रखे। इसलिए एडिटिंग में मैं कंटिन्यूटी की बात कर रहा हूँ कि हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना कि वो मेंटेन रहे। अगर बाय द वे कंटिन्यूटी टूटी है शूटिंग में किसी भी वजह से, तो एडिटिंग में ही ध्यान रखना पड़ता है कि दर्शकों का ध्यान उस तरफ न जाए। इसके लिए फिर हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं जो शूटिंग में आते हैं, दैट इज कट अवे और इंसर्ट्स। मतलब हम उसका ध्यान, अगर कंटिन्यूटी नोटिस तब होगी जब आप एक शॉट के बाद दूसरा शॉट ज्वाइनिंग में कट टू कट लगाएंगे, तो नोटिस होगी कि यार ये घड़ी इधर थी अब इधर हो गई। मगर इन बिटवीन अगर एक कट अवे आ जाता है तो दर्शकों का ध्यान उस तरफ से चला जाता है। तो वो एक कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन होती है। हमें एडिटिंग में फिर हम कट अवे, इंसर्ट्स या ट्रांजिशन का यूज करते हैं कई बार। ट्रांजिशन, डिसॉल्व मार दो यार, तो डिसॉल्व मारा तो उस तरफ ध्यान जाता ही नहीं है कि पिछले में कहाँ थी पोजीशन, अगले में कहाँ। तो ट्रांजिशन अब एक इफेक्ट की, एक ट्रांजिशन डिसॉल्व में हो रहा है या वाइप में हो रहा है, कट टू कट में नहीं हो रहा। कंटिन्यूटी कट टू कट में ज्यादा परस्यू होगी, या कट टू कट के बीच में एक एडिशनल डाइवर्ट करने के लिए ध्यान शॉट डाल दिया है आपने, तो वो कंटिन्यूटी
महत्वहीन हो जाएगी। इज इट क्लियर? यस सर, यस सर। कंटिन्यूटी है, आई लाइन मैच करना, ये तो हम देखते हैं इंटरव्यू सिचुएशन में, दो बेटे एक इंटरव्यू दे रहा है, एक इंटरव्यू ले रहा है, व्हाइट शॉर्ट में हमने एस्टेब्लिश कर दिया दोनों कहाँ कहाँ बैठे हैं, ये लेफ्ट में ये राइट में। अब हमने इसका क्लोज कट किया तो इसकी आई लाइन इसकी आई लाइन से मैच करनी चाहिए, नहीं तो वो परसीव नहीं हो पाएगा। उसी तरीके से ड्राइंग रूम का सीन है, 4 आर्टिस्ट बैठे लॉन्ग शॉट में या मिसिंग सीन में आपने दिखा दिया, एस्टेब्लिशिंग शॉट में दिखा दिया कि इनकी लोकेशन क्या है, लेकिन इस आर्टिस्ट का जब क्लोजअप में डायलॉग ले रहे हैं जो इससे बात कर रहे हैं, अब ये है नहीं, अब इसकी जगह कैमरा है, लेकिन अगर उसकी लुक यूं हो गई तो वो किसी और को संबोधित करके बोलेगा, इसलिए इसकी लुक इधर होगी। तो लुक का जो खेल है वो आई लाइन खेल है। तो स्क्रीन डायरेक्शन में ये भी होता है कि आई लाइन मैच करना। 180 डिग्री वो इमेजिनरी लाइन है कि वो 180 डिग्री क्रॉस ना करे, यूं बैठे हैं आमने सामने, अब क्लोजअप आया तो ये इधर देख रहा है, ये भी इधर देख रहा है, हो गया। मैचिंग एक्शन, अगर मैंने ये चीज मैंने हाथ से इस हाथ से उठाई है, अब मेरा हाथ यहाँ पे यहाँ कट लगाया, तो जो क्लोजअप आएगा वो भी यहीं से शुरू होना चाहिए, और निश्चित रूप से इस हाथ का नहीं होना चाहिए, वो इसी हाथ का। तो जब मैच कट लगाते हैं तो एक्शन, पोजीशन और सारी चीजें मैच करके फिर कट लगाते हैं, तो वो स्मूथ कट होता है। पूरी फिल्म क्या है, स्मूथ ही कट होनी चाहिए, दर्शक को झटका नहीं लगना चाहिए देखते समय कि अरे ये था, अब ये क्या हो गया। 30 डिग्री रूल वही है कि कैमरा, आर्टिस्ट मेरा सामने है, कैमरा यहाँ है, यहीं से मैंने फुल शॉट ले लिया और यहीं से क्लोजअप लेने की कोशिश ना करें, उसके लिए 30 डिग्री पे मैं कैमरा टर्न कर शिफ्ट करूंगा, अब मैं क्लोजअप करूंगा, तो जब ज्वाइन करूंगा तो झटका नहीं लगेगा, अदरवाइज लॉन्ग शॉट से फुल शॉट में सीधे। इसमें एक चीज और प्रॉब्लम आ रही है, एक ये जो 30 डिग्री रूल है इससे संबंधित है कि 4K कैमरा लगाया, सिंगल कैमरा शूट कर रहे हैं HD, मतलब हायर फॉर्मेट में शूट कर रहे हैं, चाहिए लोअर फॉर्मेट, लेकिन जो VMix सॉफ्टवेयर है उसमें एक इनपुट ही दिया और क्रॉप करके 3 इमेज बना ली, फुल शॉट में से क्रॉप किया, क्लोजअप निकाल लिया, फुल शॉट में से क्रॉप किया और मिड शॉट निकाल लिया, और विजन मिक्सिंग पे एक ही कैमरे से मिड शॉट, क्लोजअप और फुल शॉट ये कट कर रहे हैं। उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है कटिंग में, क्योंकि आपने 30 डिग्री का रूल फॉलो नहीं किया, 30 डिग्री नहीं मिल पा रहा है, एक ही डिग्री से आप पूरा क्लोजअप, लॉन्ग शॉट और ये क्रॉप कर रहे हैं, शूट भी नहीं कर रहे हैं, शूट एक ही कर रहे हैं, क्रॉप कर रहे हैं। तो 30 डिग्री का अगर आप करते हैं, कैमरे को क्लोजअप लेते समय शिफ्ट करते हैं लेफ्ट या राइट थोड़ा सा, तो जर्क या जंप नहीं आता है, स्मूथ कट होगा। सर yes. मैं कुछ पूछ सकता हूँ सर? सो इन बिटवीन शॉट्स अगर ये 30 डिग्री मैच नहीं होता है तो एक लॉन्ग शॉट डाल दिया तो वो कंटिन्यूटी का इश्यू सॉल्व हो सकता है ना? देखो ये एम्फेसिस देने वाली बात है, क्लोजअप आप यू क्यों यूज करते हैं? एम्फेसिस देने के लिए ना। अगर आप वाइड शॉट पे जा रहे हैं तो आप एम्फेसिस से तो अलग हट रहे हैं। आपका जो सेंटर ऑफ 4 आर्टिस्ट हैं, 4 आर्टिस्ट में से आपने एक ही का क्लोजअप किया, मतलब वही इंपॉर्टेंट है, भीड़ का थोड़ी ना क्लोजअप देंगे आप तो मेन आर्टिस्ट का देंगे। तो आप जब वाइड पे जा रहे हैं तो आप सब्जेक्ट से तो दूर हट रहे हैं, बहुत सारी चीजें, अब दर्शक कंफ्यूज हो रहा है मैं क्या देखूं, लेकिन जैसे आप क्लोजअप में जाते हैं मोर कॉन्सेंट्रेट हो रहे हैं आप। जूम इन और जूम आउट में क्या अंतर है? जूम इन जब आप करते हैं तब यू आर गोइंग इनटू द सब्जेक्ट, आपने फुल शॉट लगाया और जूम इन करके एक आदमी की आंखों पे तक, मतलब बिग क्लोजअप तक आप लेके गए उसको, मतलब आप कान और नाक और ओंठ और बाल इनको एम्फेसिस नहीं दे रहे हैं, आप आंखों को एम्फेसिस दे रहे हैं। गोइंग इनटू द सब्जेक्ट, जूम इन, और जूम आउट, गोइंग अवे फ्रॉम द सब्जेक्ट। हो गया मेरा काम आंखों का, मैं जा रहा हूँ। तो एम्फेसिस किसके? अगर आप इन बिटवीन वाइड दे रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, आप क्लोज दीजिए किसी चीज का, हाथ का क्लोज दीजिए। बहुत सारे शॉर्ट इंटरव्यू में हाथों के भी क्लोजअप होते हैं।
कुछ दूसरे पेपर रखे हैं, कुछ रिएक्शन शॉट्स होते हैं, कुछ तो मुझे नहीं लगता कि वाइड शॉट वर्क करेगा। मजबूरी है तो बात अलग है, बाकी रिएक्शन अगर आप यूज करें टू अवॉइड जंप या इंसर्ट्स या कट अवे, जैसे मैंने कहा ध्यान डाइवर्ट करना जिससे दर्शक का, कट टू कट में चीजें ज्यादा परसीव होती हैं। तो कट अवे वही है, जब हम शूटिंग करते हैं तो शूटिंग में हमें ये ध्यान रखना है कि हम बहुत सारे कट अवेज ले लें, बहुत सारे रिएक्शन शॉट्स ले लें, बहुत सारे इंसर्ट्स ले लें, है ना। कट अवे मतलब एक आदमी कार से उतरा और दरवाजे तक जा रहा है, इस इन बिटवीन आपको इसकी ड्यूरेशन रिड्यूस करनी है, तो आप कार का क्लोजअप नहीं देंगे। कार का क्लोजअप मतलब जो सीन में है उसी का ही एक हिस्सा दिखाएंगे, तो वो इंसर्ट हो जाएगा, वो कट अवे नहीं होगा, इंसर्ट। लेकिन अगर एक आदमी उसको उतरते हुए देख रहा है और कार से उतरते हुए उस आदमी का रिएक्शन यदि अगर आप लगाते हैं तो वो कट अवे हो जाता है। कट अवे और इंसर्ट्स विद इन द शॉट, अगर आप कोई चीज कर रहे हैं, कट अवे वो शॉट से बाहर की चीज भी हो सकती है, शॉट के अंदर की भी चीज हो सकती है, बट वो डिस्टिंक्ट है। इंसर्ट के लिए हम कट इन भी यूज करते हैं क्या? हाँ, कट इन भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर हेलो सर, मैं डॉक्टर उज्जवल, मेरा क्वेश्चन ये है कि शूटिंग के बाद जब एडिटिंग के लिए हमारे पास फुटेज आता है तो कैमरामैन लंबे लंबे शॉट्स लेगा या छोटे शॉट्स लेगा? किस शॉट्स में जो है एडिटर कन्वीनियंट रहता है? नंबर ऑफ शॉट्स विल इंक्रीज स्पेस, बस ये ध्यान रखिएगा। अगर आप छोटे छोटे शॉट्स यूज करते तो पेस बढ़ेगा, एडिटर को बहुत कंफर्टेबल होगा। अगर आप लंबे लंबे शॉट्स यूज करते, देखिए जूम इन या कोई कैमरा मूवमेंट है, पैन कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट या टिल्ट कर रहे हैं ऊपर से नीचे, अब लोग क्या करते हैं, जूम इन करते हैं तो वो हुआ ही जा रहा है। अरे भाई कुछ लेंथ का भी तो ख्याल रखो, आजकल एक एक सेकंड के शॉट लग रहे हैं। अब पता चला 3 मिनट का एक शॉट, और जब जूम इन हम लगाते हैं तो हम बाउंड हो जाते हैं कि यार मूवमेंट में कट ना करें, जंप आएगा। तो जूम इन का फर्स्ट स्टार्ट और एंड पॉइंट लगाते हैं तो वो शॉट 2.5 मिनट 3 मिनट का हो जाता है। नहीं, ये चीजें हमें वो गलत हैं। आप प्लान कीजिए शूट को, छोटे छोटे शॉट्स लीजिए, more number of the shots will increase space, will increase। सर तो यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप भी काफी होता होगा कि डायरेक्टर ऑफ जो कैमरा है वो तो आउटडोर शूट कर रहा है और एडिटिंग इंडोर होती है, और शूटिंग के टाइम में एडिटर हो ना हो ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी भी नहीं बनती है। नहीं तो आपको जो शूटिंग करनी है वो फार एडिटिंग करनी है, ना कि शूटिंग को ही दिखाना है। वो जमाना शुरू का जमाना था ल्यूमियर बंधुओं का, या जब जैसा शूट किया है वैसा के वैसे ही दिखा दो, नो एडिटिंग। तो सर इम्पोर्टेंट एडिटिंग का टाइम है ना, अब तो आपका जो आप शूटिंग कर रहे हैं वो फॉर एडिटिंग कर रहे हैं, तो जब आप शूटिंग करेंगे तो एडिटिंग की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखेंगे। राइट सर। तो इम्पोर्टेंट क्या है सर, स्टोरी ज्यादा इम्पोर्टेंट है या एडिटिंग? यार मुझे तो लगता है सारी चीजें इम्पोर्टेंट है, स्क्रिप्ट से लेके और फाइनल आउटपुट तक सारी चीजें इम्पोर्टेंट है। एडिटिंग अगर कंप्रोमाइजिंग स्टेशन हो गई, मतलब एडिटिंग वो अड्डा हो गया जहाँ शूटिंग की गलतियों को सुधारने का काम हो, तो आउटपुट उतना अच्छा नहीं मिलता। अच्छा सर, एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है, क्या फिल्म देख के हम ये पता कर सकते हैं कि कौन से सॉफ्टवेयर पे ये फिल्म की एडिटिंग की गई है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ कुछ सर्टेन इफेक्ट्स हैं, कुछ सर्टेन ट्रांजिशन है, उनको देख के कुछ स्पेशलिस्ट लोग पता कर सकते हैं यार ये पर्टिकुलर वाइब तो यार उस सॉफ्टवेयर में था। बाकी जनरली ऑडियंस को कोई मतलब नहीं है कि आपने फिल्म पे एडिटिंग की है सेलुलाइड वाली, या लीनियर एडिटिंग की है या नॉन लीनियर। आपका जो फाइनल चीज है वो आपका वो टेलीविजन का या सिनेमा का पर्दा है, वही परम सत्य है, उस पर जो दिख रहा है वही परम सत्य है। कतई मतलब नहीं है कि आप ये एविड पे किए या एफसीपी पे किए या प्रीमियर, सारे सॉफ्टवेयर सारे लगभग 19-20 इफेक्ट्स और ट्रांजिशन को छोड़ के वो एडिटिंग करते ही हैं एक जैसे। थैंक यू सर, एडिटिंग
सर एडिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कौन सी मूवीज पसंद हैं और आप और क्यों सर? बड़ा अच्छा सवाल है। एडिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे परिंदा, एक रेनू सलूजा नाम सुना होगा आपने? हाँ जी। रेनू सलूजा बहुत बड़ी, उनको नेशनल अवार्ड भी मिला था एडिटिंग के लिए। तो परिंदा की जो कटिंग थी वो फास्ट कटिंग और जो भी टेम्पो और जो उन्होंने रिदम क्रिएट की थी वो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। बाकी फिल्म तो उसके अलावा भी बहुत अच्छी अच्छी फिल्म है। जी सर, थैंक यू। लगान की कटिंग देख लेना, है ना? कटिंग के ऊपर है, मेन चीज है कटिंग के ऊपर सारा। सर अच्छा एडिट एक्चुअली नोटिसेबल नहीं होता कॉमन ऑडियंस को। एक्चुअली एडिटिंग प्रोसेस ही नोटिस नहीं होती। लोगों को लगता है ऐसे ही शूट किया होगा, जो कैमरा से शूट किया बस वही दिखाते हैं। तो एडिटिंग बताओ तो लोगों को, कॉमन पीपल को अभी भी हमको तो लगा कैमरे से शूट किया और फिल्म बन गई। सर ये सब लोग कहते हैं कि कैमरे का कमाल है, कैमरे से दिखा दिया गया, बट वो सब एडिटिंग में ही पॉसिबल हो पाता है। अच्छा थोड़ा सा फास्ट सर, एक क्वेश्चन सर, जस्ट अकॉर्डिंग टू यू व्हिच सॉफ्टवेयर इज मोर सूटेबल, प्रीमियर प्रो और एफसीपी? देखो ये आप कौन सी गाड़ी चलाना पसंद करोगे, ये आपकी उस गाड़ी को, जो लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं वो एक्टिवा में घबरा जाते हैं कई बार, क्योंकि हाथ में ब्रेक होते हैं, पैर में नहीं होते। उनको पैर के ब्रेक की आदत है। तो ये दूसरी चीज है कॉस्ट या आपके पास अवेलेबल क्या है। प्रीमियर अब मंथली बेसिस पे आपको पता होना चाहिए, अब वो किराए पे मिलता है, वो परमानेंट नहीं है। तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या किसी पर्टिकुलर के लिए हर महीने रिन्यू कराना वो बड़ा प्रॉब्लम है। एफसीपी अभी लाइफ टाइम के लिए है, आपने एक बार परचेज किया खत्म हो गई बात। तो मुझे लगता है कि ऐसे सॉफ्टवेयर पे जाना चाहिए जो एक बार परचेज किया और हो गया। रिन्यू कराने का हर महीने झंझट ना हो, वो फाइल चलानी पड़ती है और फिर अकाउंट सेक्शन इन्वॉल्व हो जाता है। तो एक बस सवाल, शायद आपके पीपीटी में आगे भी होगा, मतलब एडिटिंग के बाद फिल्म का जो लुक है, जैसे हम 5D पे या सोनी अल्फा A3 पे शूट करते हैं, फिल्म लुक आने के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है कि वो समझ में आता है, समझ में नहीं आता। हाँ। तो कोई एडिटिंग में कोई उसके ट्रिक्स है सॉफ्टवेयर में कि जिससे फिल्म लुक आए उस पे? हाँ, फिल्टर से मैं अभी फिल्टर, आप सॉफ्टवेयर में वीडियो इफेक्ट में जाके सम सॉफ्टवेयर्स में ये फैसिलिटी है। एडोब प्रीमियर का जो अभी वर्जन आया है 21, अगर आप देखेंगे तो उसमें भी ये है फिल्म लुक, तो वो टोनल वैल्यू चेंज कर देता है। तो एक सिद्धांत ये भी है, थोड़ा सा 11:15 हो रहा है, थोड़ा फास्ट हम आगे बढ़ेंगे। एक सिद्धांत ये है, स्क्वीजिंग रियल टाइम टू रियल टाइम, मतलब एक्चुअल में जो टाइम लगा हुआ है प्रोसेस में उसको स्क्रीन टाइम में कन्वर्ट करना, ये एडिटिंग का एक बहुत बड़ा काम है। एक्चुअल में तो टाइम, एक आदमी कार से उतर के गेट तक गया तो 3 मिनट लग सकते हैं, बट वो 3 मिनट हम नहीं दिखा सकते ना, उसको 3 मिनट को हम 3 सेकंड में कंप्रेस करना, तो हम स्क्वीज करते हैं टाइम को, है ना। तो उसके लिए फिर ये कट अवे और इंसर्ट्स वगैरह ये सब। सर व्हाट इज कटिंग? मे आई नो सर व्हाट इज कटिंग? कटिंग मतलब शॉट को कहाँ से लेना है और कहाँ खत्म करना है। ये पहले कैंची से करते थे फिल्म में, अब इसमें भी ब्लेड है। मैं अभी सॉफ्टवेयर आपको 2 मिनट बताऊंगा। सॉफ्टवेयर में ब्लेड है, ब्लेड से आप शॉट। कट अवे इज डिफरेंट फ्रॉम कटिंग। कट अवे इज सम स्पेशल शॉट टेकन और कट अवे इज अ शॉट। कट अवे इज अ शॉट कि जैसे आप आदमी कार से उतरा, गेट तक गया, इसको एक दूसरा आदमी ऑब्जर्व कर रहा है, तो उस आदमी का ऑब्जर्व करते हुए शॉट कट अवे हो गया। ओके सर, है ना। बट शॉट की कटिंग मतलब वो आदमी कार से उतरा है तो वो कहाँ से उतरेगा, कटेगा, हाँ, वो कहाँ तक रहेगा, वो कटिंग हो गई। कट टू कट चलती है ना फिल्म पूरी, कहते हैं शॉट। फिर कट से ये कुछ टाइप्स ऑफ कट हैं, जंप कट है, एल कट, जे कट, क्रॉस कट। फिर ये ट्रांजिशन आ गया डिसॉल्व में क्या होगा, एक इमेज ग्रेजुअली फेड आउट होगी, दूसरी उसी समय फेड इन होगी। कुछ लोग फेड इन फेड आउट को भी ट्रांजिशन अलग मानते हैं, लेकिन मैं उसको नहीं मानता। 3 टाइप के ट्रांजिशन है, बस मैं बताऊं, कट, डिसॉल्व और वाइप। वाइप में बहुत सारे टाइप हो सकते हैं, लेफ्ट से वाइप हो रहा है, राइट से वाइप हो रहा है, नीचे से हो रहा है, बॉक्स में से वाइप हो रहा है, वो सब है वाइप की काइंड है। फिर वाइप में भी 2D वाइप और 3D वाइप भी है कि वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, घड़ी में कन्वर्ट होके ए इमेज निकल गई, बी इमेज कुछ और बन के आ गई, वो 3D। और रोज कुछ ना कुछ वाइप्स आते जा रहे हैं,
और जब भी सॉफ्टवेयर अपडेट होता है तो एक्चुअली ट्रांजिशंस और ये वाइप्स के ही नंबर बढ़ते हैं और कोडेक के और फाइल एक्सपोर्ट के ऑप्शन बढ़ते हैं। बाकी मेथोडोलॉजी में कोई खास परिवर्तन नहीं है। तो एक इसी से मिलकर मार्फिंग में और डिसॉल्व में अंतर है। डिसॉल्व पूरा इमेज, पूरी फ्रेम ए से बी में कन्वर्ट होगी, वेयरएज मार्फिंग जो है वो नोड टू नोड कन्वर्ट होगा। मार्फिंग का एक एग्जांपल टाइटैनिक में आपने देखा, वो पुराना शिप है, वो पुराना शिप टर्न करता है और वो नए शिप में कन्वर्ट होता है, मॉर्फ होता है, डिसॉल्व नहीं होता। डिसॉल्व होगा तो पोजीशन डिस्प्लेस होगी, हो सकती है। मॉर्फिंग में वो नोड टू नोड कन्वर्ट होगा, चेहरा से चेहरा बदलना। आजकल काफी यूज हो रहा है मॉर्फिंग में। फिर ट्रांजिशन, मोन्टाज एक शब्द सुना होगा आपने। मोन्टाज क्या है? रिदमिक कट, रिदम के ऊपर बहुत सारे शॉट्स को कट करना, मोन्टाज बना दिया है। कट अवे हो गया, कटिंग ऑन एक्शन, वेज कट, सब आप फेमिलियर होंगे। ये एक मैंने एक छोटा सा एक सीमेंट फैक्ट्री में, पूरी सीमेंट फैक्ट्री की प्रोसेस हम लोगों ने 8 दिन शूट की थी और पूरा प्रोसेसिंग के ऊपर एक फिल्म बनाई थी। लेकिन उस पूरी प्रोसेसिंग को 30 सेकंड में क्रिस्प करके हमने म्यूजिक के ऊपर एक किया है। तो ये एक मोन्टाज का एक सैंपल है, साउंड। शलभ सर साउंड नहीं आ रहा है। सर एक मिनट, इसको एंड करके दोबारा से शेयर वाले ऑप्शन में जाइएगा तो नीचे की तरफ लेफ्ट हैंड साइड पर ना नीचे की तरफ 2 ऑप्शंस आएंगे, एक ऑडियो और एक उसको वो करने का, उसको टिक करना पड़ेगा पहले। इसको रोक के 1 मिनट मैं स्टॉप कर रहा हूँ। जब आप फिर से शेयर स्क्रीन पर जाइए, शेयर स्क्रीन में सबसे नीचे शेयर साउंड और ऑप्टिमाइज फॉर वीडियो क्लिप वो ऑप्शन आते हैं, वो बस उसको टिक करना है। चलो सर, आप शेयर कर सकते हैं क्या? 1 मिनट, फिर बाकी उसके बाद में सर आपको वापस अपन पीपीटी हैंड ओवर कर देंगे। ये पोर्शन आप प्ले करते हैं। 1 मिनट, मैं कर रहा हूँ। बांस की मजबूती, सीधाई और कम भार, साथ ही उसका कड़ापन, विभिन्न आकार, पोलापन, लंबे रेशे और सहज कार्य गुण उसे अनेक कार्यों के लिए उपयोगी बनाते हैं। सर अब आप शेयर कर लीजिए आपकी पीपीटी। तो प्लीज फिर विजुअल इफेक्ट,
एक चीज ध्यान रखिए कि कई बार ट्रांजिशन को ही इफेक्ट भी बोल दिया जाता है, ये दोनों अलग अलग चीजें। ट्रांजिशन 2 क्लिप के बीच में लगेगा, जबकि वीडियो इफेक्ट केवल एक क्लिप के जो पैरामीटर्स हैं उसको मैनिपुलेट करना है हमें, उसकी ब्राइटनेस चेंज करना है, उसका कलर चेंज करना है, ये सारी चीजें वो इफेक्ट के ऊपर चल जाएंगी, विजुअल इफेक्ट के ऊपर। की इसमें एक और चीज है की करना, ये क्रोमा की का एक एग्जांपल है। उसमें ओरिजिनली जो शूट किया हुआ है कैमरा से वो इस ब्लू स्क्रीन के साथ किया हुआ है। एडिटिंग में हमने एक लेयर पे इसको रखा शॉट को, और दूसरे लेयर पे ये वाली बैकग्राउंड रखी, और ये हरा पर्दा जो है की किया, तो ये आपका सेट कलर आप चेंज कर सकते हैं, आप डिजाइन चेंज कर सकते हैं, आप जो ओरिजिनल साइज में शूट हुआ है उसको रिसाइज भी कर सकते हैं। अभी आपको इसमें ये कंपोजिट शॉट, ये आउटपुट आपको ये मिलेगा। इसमें भी आप ये गमले अलग से, एक शॉट में एक प्रोग्राम में गमला ये, दूसरे में गमला वो, अलमारी, या जो भी प्रॉपर्टीज है वो आप कंप्यूटर जनरेटेड है, ये फिजिकल चीजें नहीं है, आप इनको कंप्यूटर से ड्रा करके आप अपने इसके ऊपर, अभी ये कहलाता है मल्टी लेयर का कॉन्सेप्ट। मल्टी लेयर का कॉन्सेप्ट, एक लेयर ये है, दूसरी लेयर ये है, तीसरी लेयर ये है, चौथी लेयर ये है, 4-5 लेयर, फिर इसका इनका अगर नाम आता है तो वो एक अलग लेयर है। जो हम टेलीविजन की अब न्यूज स्क्रीन देखते हैं वो असल में 8-10 लेयर को मिला के एक कंपोजिट पिक्चर बन रही है। लेयरिंग का जो एक सिंपल सा एग्जांपल ये है, फोटोशॉप में भी बहुत है, मैं एक आपको ये आई डोंट थिंक दिख रहा होगा, ये ए, ये बी और ये सी लिखा हुआ है। अभी कंपोजिट पिक्चर दिखेगी तो ये ABC लिखा हुआ है। अगर मुझे इसको BAC करना है तो मैंने इस लेयर को उठा के इधर किया, इसको बीच में लाया, इसको बीच में लाया, नहीं CAB करना है तो ये लेयर चेंज करता जाऊंगा मैं। अगर मैंने एक ही लेयर पे सारी चीजें लिख दी हैं तो ऑर्डर चेंज करना काफी मुश्किल का काम हो जाएगा। तो लेयर दरअसल ट्रांसपेरेंट ट्रैक्स हैं जो आप चेंज कर, अब ये बैकग्राउंड एडिटिंग में ये बैकग्राउंड पसंद नहीं आया, ये बैकग्राउंड लगा के देखा, अगर हमने शूटिंग ही इस बैकग्राउंड के साथ किया है तो वो लिमिटेशन हो जाएगी कि अब आप उसको चेंज इतना नहीं करेंगे। बट अगर आप क्रोमा की के शॉट्स शूट कर रहे हैं तो सेट्स चेंज करना, और इस क्रोमा की इफेक्ट में आप देखिए क्रांति जैसी, आप बाहुबली देखिए, आप बाहुबली में पूरा आउटडोर शूटिंग में क्रोमा की बहुत सारे शॉट्स में किया हुआ है, उसका कितना जबरदस्त असर आया हुआ है। या आप आमिर खान की वो देख लीजिए गुलाम, जिसमें आमिर खान ट्रेन के सामने दौड़ रहा है, सामने से ट्रेन आ रही है, उस एक शॉट ने उस फिल्म को हिट करा दिया। मतलब उस शॉट का भी बहुत बड़ा हाथ था उस सिंह का, वो क्रोमा की था, ट्रेन के सामने नहीं दौड़ रहा है, वो पर्दे के सामने दौड़ रहा है, और ट्रेन अलग से शूट हुई है और क्रोमा की करके ये हटा दिया गया। इस क्रोमा की ने स्टूडियो के साइज कितने छोटे कर दिए। नोएडा में टेलीविजन स्टूडियो बड़े बड़े साइज के, दिल्ली जैसी जगह में कीमती जगह पे स्पेस जहाँ इतना कीमती है, वो अब स्टूडियो के फ्लोर सिकुड़ के आप 10 बाई 10 के एरिया में आ गए हैं, और इम्पैक्ट जो आउटपुट है वो सेम ही। तो क्रोमा की ने एक तरीके से क्रांति लाई है इसने शूटिंग में, प्रोडक्शन में, सेट मेकिंग का काम अब लगभग सारा डिजिटली हो रहा है। नहीं तो पहले कारपेंटर बहुत सारे इन्वॉल्व हुआ करते थे, सेट डिजाइनर, फिक्शन में भी सेट बनते हैं, बट न्यूज में या डॉक्यूमेंट्रीज में, एजुकेशन में क्रोमा की से ही बैकग्राउंड ज्यादा यूज होते हैं। रिदम क्या है, किस डांस वाले म्यूजिक, उसमें पर्टिकुलर रिदम में शॉट कट होते हैं। डॉक्यूमेंट्रीज में एक पहला शॉट है शॉट का 3 सेकंड का, तो दूसरा शॉट 10 सेकंड का हो सकता है, मगर एक जैसी ड्यूरेशन के शॉट्स, एक जैसे लिरिकल शॉट्स, वो रिदम वाले उसमें आते हैं। आई थिंक 11:30 हो रहा है, मैं थोड़ा पेस, नंबर ऑफ शॉट्स विल इंक्रीज द पेस। कहते हैं ना, एक ही फिल्म है 2 घंटे की, लेकिन एक फिल्म देखते तो ऐसा लगता है अरे बाप रे कितनी लंबी है, वो दूसरी फिल्म देखते हैं अरे खत्म हो गई, पेस है, वो नंबर ऑफ शॉट्स से आपने पेस बनाई हुई है ओवरऑल। टाइटल्स वगैरह का काम करते हैं, टाइटल्स में फोंट है, फोंट, हर फोंट का कौन सा फोंट यूज करूं, हर फोंट का एक मूड होता है। ट्रेंडी टाइप के फोन होंगे, कॉमेडी टाइप के फोन होंगे, सीरियस फोन, जाहिर नोटिस हम एक ही फोंट में देखते आ रहे हैं, अटेंशन वाले अटेंटिव फोन्स होंगे। तो ये फोंट का सिलेक्शन, उसका कलर, हर कलर कुछ कहता है,
वो कलर की स्कीम के ऊपर भी बहुत कुछ है। अब जो नए ट्रेंड्स इसमें आ रहे हैं वो 4K 6K, हाँ OTT प्लेटफॉर्म्स काफी, अभी पेंडेमिक में ये भी हुआ है कि जब टॉकीज वगैरह बंद है तो सारा एंटरटेनमेंट OTT के ऊपर, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म के ऊपर शिफ्ट हो गया। अब फिल्म मेकिंग आसान है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आप थिएटर में रिलीज नहीं हो रही है, आप बनाइए, आपको OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज करने का भी चांस मिल सकता है। यूट्यूब वगैरह है, यूट्यूब पे वो लोग वो अपनी फिल्में प्रोग्राम्स बना के अपलोड करते हैं, उससे भी रेवेन्यू जनरेट होती है। इंटरेक्टिव वीडियो है, इसमें एक इंटरेक्टिव वीडियो में एक वेंडर स्नैच का मैं जिक्र करना चाहूंगा, और ये वाली फिल्म जिसमें उन्होंने जो अपना वेंडर स्नैच, इसमें आप अपने हिसाब से स्टोरी चूज कर सकते हैं कि उसका एंड कैसा हो। उन्होंने पूरा एक लिंकिंग बनाई हुई है अलग अलग शॉट्स की, अलग अलग एंडिंग की, और आप क्या पसंद करते हो देखिए। इंस्टेड ऑफ शोइंग हम दिखाना क्या चाह रहे हैं, ये हम फ्रीडम ऑडियंस के हाथ में दे देते हैं लिंकिंग करके। तो इंटरेक्टिव वीडियोस का काफी है। वर्टिकल वीडियो जो यूट्यूब वगैरह है वो राइस में है। सोशल मीडिया पे काफी वीडियोस तो 100% डबल जैसे हो गए हैं, बाढ़ सी आ गई है वीडियोस वगैरह। एजुकेशनल वीडियो में बुक्स वगैरह मैसी ओपन ऑनलाइन कोर्स, और इस पेंडेमिक में दिखा दिया है कि एजुकेशनल वीडियो या ऑनलाइन क्लासेस ये कितनी इम्पोर्टेंट है, कितनी यूजफुल है। तो भविष्य में एजुकेशनल वीडियो का एक बहुत बड़ा मार्केट पकड़ेगा पेस, और एजुकेशनल वीडियो की कटिंग जो है वो नॉर्मल पेस से भी थोड़ी सी स्लो रखनी चाहिए, ताकि हमारे ऑडियंस के दिमाग में वो चीज़ें घुसे। फास्ट कटिंग नहीं की जाती है, आई डोंट नो, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चूज करें। फिर ई कंटेंट पढ़ रहे हैं, मतलब जो लीनियर तरीके से हम देखते हैं, जीरो से मेन टाइटल से शुरू हुई और क्रेडिट टाइटल पे खत्म हुई। लेकिन अब जो ई कंटेंट में देखने का तरीका भी बदला है, उसको चैप्टर्स में आप डिवाइड करके देख सकते हैं। हम वीडियो देखते हैं तो उसके साथ जो सपोर्टिव इंफॉर्मेशन है वो हमें नहीं मिल पाती है। ई कंटेंट में हम उससे संबंधित PDF के उसमें फॉर्म में जो सप्लीमेंट्री नॉलेज है, सारी चीजें एक वीडियो में दिखाना पॉसिबल नहीं है, बट जो सप्लीमेंट्री नॉलेज है वो PDF के फॉर्म में, क्विजेस वगैरह हैं, क्वेश्चंस वगैरह हैं, थोड़ी सी इंटरेक्टिविटी बढ़ा के, और एक पैकेजिंग फॉर्म में वीडियो के साथ दूसरी इंफॉर्मेशन प्रिंट वाली, वो ई कंटेंट में हम दे सकते हैं। एनिमेशन का यूज बहुत बड़ा है, और 3D फिल्म्स का एक मार्केट उभर के आया है। ग्रेविटी, लाइफ ऑफ पाई, जुरासिक पार्क, 3D में वो मल्टी लेयरिंग में शूट होता है, मल्टी लेयरिंग में ही एडिट होता है। 360 डिग्री वीडियो वो भी ट्रेंड पकड़ रहा है। डी सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, ये तो कर ही लिया है। ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी, ये चीजें भी काफी अब प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होंगी, पिकअप पकड़ रही है, अभी नए नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं। और मोबाइल एडिटिंग, ये भी एक नया ट्रेंड हो रहा है कि मोबाइल में ही आप एडिट करें। थैंक यू। एनी क्वेश्चन? सर मोबाइल के एडिटिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर सर बेस्ट है? सॉफ्टवेयर मैंने कहा जो आपको अच्छा लगे। बाकी एक्शन डायरेक्टर, फिल्मोरा प्रो, किनेमास्टर, पावर डायरेक्टर, ये 4-5 नाम दिए हुए हैं, ये ज्यादा पॉपुलर है। ओके सर, काइन मास्टर, ओके थैंक सर नमस्कार। नमस्कार। सूर्य प्रकाश बोल रहे हैं सर। एक क्वेरी है मेरी जी। FCP में अगर हमने अपने जो रॉ फुटेज है वो डंप किया जी, टाइमलाइन पे एडिटिंग के लिए टाइमलाइन पे ले भी आए, लेकिन किसी कारण से अगर हमने जो मेन सोर्स का जो फुटेज है उसको डिलीट हो गया किसी कारण से या नष्ट हो गया, तो क्या उसको वापस FCP में ही रिकवर करने का कोई ऑप्शन है? देखिए, दो चीजें हैं। जो टाइमलाइन पे आपने जैसे ही शॉट रखा वो प्ले कर रहा है टाइमलाइन पे। हाँ जी। मगर आप देखेंगे कि उस प्रोजेक्ट का जो फाइल साइज है वो छोटा सा है, MB में है। मतलब वहां कॉपी पेस्ट नहीं हुआ है जी। अभी पावर पॉइंट में मैंने 2-3 फोटो डाले तो वो पावर पॉइंट में चले गए। अगर मैं सोर्स से वो उड़ा भी दूं तो वो पावर पॉइंट में है, बट ये टाइमलाइन पे ये चीज पॉसिबल नहीं है। टाइमलाइन पे वो हार्ड डिस्क से ही
प्ले कर नहीं रहा है। सर, मेरा ये कहना कि टाइमलाइन से तो चला गया, कोई बात नहीं। हाँ। तो हार्ड डिस्क से दोबारा रिकवर होने की कोई मतलब कोई ट्रिक है? हार्ड डिस्क में है ना आपके पास? हार्ड डिस्क में मतलब सिस्टम से तो मतलब उसको मैंने डिलीट कर दिया, किसी वजह से डिलीट हो गया। नहीं, हार्ड डिस्क से डिलीट हो गया तो मुश्किल नहीं है। अगर हार्ड डिस्क में है और हार्ड डिस्क करप्ट हो गई है, नहीं वो तो फिर तो फिर वो रिकवर हो। हाँ, वो तो कर लेंगे। लेकिन अगर आपने हार्ड डिस्क से डिलीट कर दिया है तो वो रेफरेंस यहाँ गायब हो गया टाइमलाइन पे। अच्छा, उसके चांसेस नहीं है? नहीं, उसके चांसेस। उसके लिए फिर कुछ लोग क्या कहते हैं, कंप्रेस करके प्रोजेक्ट बना लेते हैं, कंप्रेस करके एक्सपोर्ट कर लेते हैं कंप्रेस फॉर्म में, तो वो केवल इन और आउट लगा हुआ पोर्शन ही दूसरी जगह कॉपी कर देता है। ठीक है, ये सेफ्टी के लिए किया जाता है, बड़े प्रोजेक्ट में कंप्रेस करके उसकी कॉपी बना ली जाती है जी, सेफ्टी के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। EDL आई थिंक उसका फुल फॉर्म एडिट डिसीजन लिस्ट है। एडिट डिसीजन लिस्ट है, इन और आउट वो मार्क कर करके। हाँ, मैंने कहा ना, आपका शूटिंग तो 1:5 है, मतलब 25 मिनट के रशेज में 5 मिनट की फिल्म है, तो वो 5 मिनट की अलग कॉपी बना लेगा। हेलो। यस, हाँ जी। सर, दिव्या हियर। सर, आपने कंटिन्यूटी की जो बात की थी कि सेम इयररिंग्स होने चाहिए, लड़कियां वो नोटिस करती हैं चीजों को, कपड़े और पगड़ी, जैसे आप बात कर रहे थे। लेकिन मैंने अभी 2-3 ऐसे सॉन्ग्स में अभी ऑब्जर्व किया कि जैसे एक राधे मूवी में देखा सॉन्ग में, तो कई हीरोइंस के शूज चेंज हो रहे हैं सेम ड्रेस में, तो वो जानबूझ के किया जाता है? मतलब इतना बड़ा प्रोडक्ट? नहीं, ये कंटिन्यूटी जो है ये सीन में मेंटेन की जाती है, सॉन्ग में चल जाता है। सॉन्ग में हमें वैरायटी दिखानी पड़ती है। सॉन्ग इज लाइक ए मोन्टाज में सब चल जाता है। हाँ सर, ठीक है सर, थैंक यू। नमस्कार सर, मेरा एक क्वेश्चन है। सर, मोस्टली जब हम प्रोफेशनल सिनेमैटिक कैमरेज पे शूट करते हैं, जैसे एरी, एलेक्सा और ब्लैक मैजिक कैमरा पे, तो इनके जो रशेस होते हैं उसके लिए किस टाइप के एडिटिंग प्लेटफॉर्म या हार्डवेयर की मिनिमम जरूरत होती है? मतलब कौन से पैरामीटर पर हम एडिटिंग प्लेटफॉर्म का हार्डवेयर डिसाइड करें, क्योंकि सभी हैवी रशेस नहीं उठा सकता एडिटिंग प्लेटफॉर्म। नहीं, तो आपके लिए उसके लिए आपका जो सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन है जी, जो ग्राफिक कार्ड है ना, ग्राफिक कार्ड आप 2 GB हायर एंड के यूज कीजिए। ग्राफिक कार्ड से बहुत फर्क पड़ेगा। रैम जबरदस्त चाहिए, 64 GB तक ले जाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रोसेसर बहुत पावरफुल चाहिए। SSD हार्ड डिस्क यूज कीजिए, आप फर्क पड़ जाएगा। नॉर्मल हार्ड डिस्क की जगह आप SSD हार्ड डिस्क से प्ले कीजिए तो फर्क पड़ेगा आपको स्पीड पे और प्लेबैक में। तो ये हाई एंड के एडिटिंग के लिए इसलिए हाई एंड के सिस्टम यूज किए जाते हैं।